Hello everybody, welcome back to my video. We were just revising the database management chapter and we had covered till this exercise that is given here. Now next topic is keys. What is a key? Consider this table. If I were to tell you what a key is, it would just be one column, any column that can uniquely identify any row. Now why do we need that? For example, let's say we have a table and if I were to ask you to select or to pick one row, how would I tell you which row to pick? It is very difficult if we had like million rows, million records. But if there were some if there were some unique values that I could tell you to pick a record from. For example, अगर मैं आपसे कहता कि एम्प्लॉय नंबर 3 या 3 या 4 को पिक करो, उस केस में आपको पता है पूरी टेबल के अंदर देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड विद एम्प्लॉय नंबर 4. अगर मैं आपसे कहता कि उस रिकॉर्ड को पिक करो जिसका जेंडर मेल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो values are repeating and it cannot be used to select one row uniquely. So it is clear that we need some mechanism जिसका यूज करके हम कोई पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. अब सैलरी की बात अगर मैं करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरीज मल्टीपल लोगों की कॉमन हो सकती है. सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर भी आपके सेम हो सकते हैं, कुछ लोगों के जेंडर भी सेम हो सकता है, इवन नेम भी सेम हो सकते हैं. ऐसा बहुत रेयर हुआ होगा जब आपने किसी क्लास के अंदर या फिर किसी जगह पर देखा हो कि सभी के नाम अलग है. You will always find somebody with the similar name or the same name as of somebody else. एक ही नाम के दो से ज्यादा लोग आपको मिल जाएंगे. तो यहाँ पर एक ये कॉलम बचता है एम्प्लॉय नंबर, जिसका यूज करके we can uniquely identify any row. So in a relation or in a table, each record must be unique. ये तो हमने डिस्कस किया था. कोई भी दो रोज एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है. Now key attribute एक ऐसा कॉलम हुआ जो कि पूरी टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को या किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ताकि अगर आपसे किसी रो को पिक करने के लिए बोला जाए या फिर उसका डेटा प्रिंट आउट करने के लिए बोला जाए तो आप उसको कर पाओ. अब यही काम करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है. देयर आर 4 कीज. नंबर 1 इज प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और एक थोड़ी सी अलग फॉरेन की. व्हाई दिस इज डिफरेंट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. प्राइमरी की, अब कोई एक से ज्यादा कॉलम्स जिसका यूज करके आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको, वो बन गया प्राइमरी की. मतलब अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे की के बारे में, वो हम प्राइमरी की बात ही कर रहे थे. पूरी टेबल के अंदर देयर कैन ओनली बी वन प्राइमरी की. और प्राइमरी की जब भी आप किसी, अब कॉलम को ही बना सकते हैं प्राइमरी की, तो जब भी किसी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया तो आप उस पूरे कॉलम के अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं फिल कर सकते, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय नंबर के ही 2 नंबर आपको दिखेंगे टेबल के अंदर तो फिर हमारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा. और आप कोई भी वैल्यू को नल, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते. मतलब अगर कोई कॉलम आपका एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है तो उस पूरे कॉलम के अंदर ना तो डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी ना ही नल वैल्यूज. तो नेक्स्ट इज कैंडिडेट की. कैंडिडेट की क्या होता है? अब किसी भी टेबल के अंदर एक से ज्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं जो कि यूनिकली किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके. इस टेबल का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर अगर हमारे पास सिर्फ यही टेबल है और यही रिकॉर्ड्स हैं लेट्स से, तो उसके अंदर आप देख पाएंगे एम्प्लॉय नेम भी सभी के यूनिक है और नल नहीं है. सो एम्प्लॉय नेम को भी मैं की तरह यूज कर सकता हूँ. हाँ, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट ओके, बट यहाँ पर थ्योरेटिकली इट कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ प्राइमरी की. क्या डिपार्टमेंट नंबर कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है. बट सरप्राइजिंगली सैलरी कैन ऑल्सो वर्क एज प्राइमरी की, क्योंकि यहाँ पर आपकी सभी वैल्यूज डिफरेंट हैं. तो हमारे पास बेसिकली 4 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 हमारे पास बेसिकली 3 कॉलम्स हो गए. कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड दिस कॉलम सैलरी. अब ये सभी क्या हुए? कीज बनने के कैंडिडेट्स. तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे या फिर एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि यूनिक वैल्यू जो होल्ड करते हैं, इनको आप एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हो. बट अल्टीमेटली एज वी ऑल नो, जीतेगा तो सिर्फ एक ही, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की. तो दीज आर द कैंडिडेट्स. अमंग दीज डेटाबेस एनालिस्ट, मतलब जो भी डेटाबेस एनालिस्ट होते हैं उनके पास ऑप्शंस होते हैं कई, उनको बोलते हैं कैंडिडेट की. और उसके अंदर से कोई एक कॉलम को प्राइमरी की तरह हम प्राइमरी की तरह सिलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज अल्टरनेट की. अल्टरनेट की क्या हुआ? जब आपके पास काफी सारे कैंडिडेट कीज थे और आपने किसी एक को प्राइमरी की बना दिया, तो जो बाकी बचे वो क्या कहलाएंगे? दे विल बी नोन एज अल्टरनेट की. करेक्ट. नाउ अगर इसी टेबल की बात मैं करूं, इसके अंदर एक कॉलम तो ये था एम्प्लॉय नंबर, एक एम्प्लॉय नेम और सैलरी. देयर वर 3 कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की. बट जीतेगा कौन? एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि उसके अंदर सभी वैल्यूज यूनिक होंगी, ये कंफर्म्ड है. एम्प्लॉय नेम और सैलरी विल बी कॉल्ड एज अल्टरनेट कीज. तो कैंडिडेट कीज, उसमें से जो जीतेगा प्राइमरी की और जो हारेगा फॉर द मोमेंट इट वुड बी कॉल्ड एज अल्टरनेट की. नेक्स्ट, एक कैंडिडेट की
की विच इज नॉट अ प्राइमरी की इज एन अल्टरनेट की। फॉरेन की, अब ये मैंने बताया था थोड़ी सी अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट। यहाँ देखिए, नॉन की एट्रीब्यूट मतलब ये एक ऐसा कॉलम है जो यूनिकली वैल्यूज को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ओके, तो फिर हमने इसको की क्यों कहा? ये इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सभी वैल्यूज किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से आएंगी। ओके, टिल इसको की तो नहीं कहना चाहिए था, बट सी दिस की और कॉलम इज यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। अभी फॉरेन क्या होता है? दूसरा फॉरेन का मतलब क्या हुआ? दूसरा, जैसे कि फॉरेनर जो कि दूसरे देश से आता हो। सिमिलरली फॉरेन की मतलब एक ऐसा कॉलम जो कि किसी दूसरी टेबल के अंदर एक प्राइमरी की तरह काम करे। तो हमारी टेबल के अंदर अगर कोई ऐसा कॉलम होगा जो किसी दूसरी टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन की। और इस कॉलम का यूज करके वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप और वी कैन कनेक्ट दीज टू टेबल्स। ओके, अब अगर आपने किसी कॉलम को फॉरेन की बना दिया तो फिर उसके अंदर सिर्फ वही वैल्यूज आ पाएंगी जो कि दूसरी टेबल के अंदर जो प्राइमरी की कॉलम आप मतलब अगर आपने कोई कॉलम को फॉरेन की बना दिया तो उसके अंदर वही वैल्यूज आ पाएंगी जो कि दूसरी टेबल के अंदर जहां पर वही कॉलम ऐसा प्राइमरी की काम कर रहा है। तो जो वैल्यूज उसके अंदर होंगी इस फॉरेन की का डोमेन भी वही होगा। अगर आपने फॉरेन की कॉलम के अंदर कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश की जो कि दूसरी टेबल के अंदर जहां पर वो कॉलम एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है तो उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो प्राइमरी की कॉलम, अब जिस टेबल के अंदर वही कॉलम जिसका नाम सेम है, दोनों टेबल के अंदर नाम सेम होगा बट एक के अंदर वो प्राइमरी की तरह काम करेगा। प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ? उसकी सभी वैल्यूज यूनिक होंगी और कोई भी वैल्यू नल नहीं होंगी। बट अगर वही कॉलम किसी टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की काम करेगा, उस कॉलम के अंदर एक तो डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती है और आपकी नल वैल्यूज भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की तरह काम कर रहा होगा कॉलम, उसको बोलते हैं प्राइमरी टेबल या मास्टर टेबल या फिर पेरेंट टेबल। और जिस टेबल के अंदर वही कॉलम एज अ फॉरेन की काम करेगा उसको बोलेंगे फॉरेन टेबल या फिर डिटेल टेबल या फिर चाइल्ड टेबल। तो ये बेसिकली एक ऐसा कॉलम है जो कि सिर्फ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है बिटवीन टू टेबल्स। और जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होगी वहां पर ये कॉलम ऐसा की काम नहीं करेगा, बट ये दूसरी टेबल के अंदर जिसके साथ आपकी प्रेजेंट टेबल या फिर फॉरेन टेबल या फिर चाइल्ड टेबल को ज्वाइन करेंगे, उस टेबल के अंदर वो एज अ प्राइमरी की काम कर रहा होगा। जैसे कि आप इस टेबल को देख सकते हैं, एक हमारी टेबल है एम्प्लॉय, एक है डिपार्टमेंट। इसके अंदर आप देखेंगे एम्प्लॉय टेबल में कॉलम है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी एंड कमीशन। एंड दूसरी टेबल है डिपार्टमेंट, उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम एंड लोकेशन। तो आप इसकी कार्डिनलिटी और डिग्री तो बता सकते हो। एम्प्लॉय टेबल की कार्डिनलिटी इज 5 एंड डिग्री इज 6। सिमिलरली डिपार्टमेंट टेबल की कार्डिनलिटी इज 4 एंड डिग्री इज 3। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर एक कॉलम हाईलाइटेड है, डिपार्टमेंट नंबर, दोनों के अंदर वो कॉलम कॉमन है। और देखेंगे कि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर उसके अंदर सभी वैल्यूज यूनिक हैं। इसको हमने यहाँ पर प्राइमरी की बनाया हुआ है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी, जो कि लिखी नहीं हुई। एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये कॉलम, अब यहाँ पर आप देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो ये की तरह तो काम नहीं कर रहा, बट क्योंकि ये कॉलम दोनों के अंदर प्रेजेंट है, इसका यूज करके वी कैन कनेक्ट दीज टू टेबल्स। कैसे? देखो, अंकिता जो कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर है, अगर इसका डिपार्टमेंट नंबर आप देखेंगे विच इज 10, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अंकिता का डिपार्टमेंट नेम क्या है, तो आपको दूसरी टेबल में जाना पड़ेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर लिखा है 10, दूसरी टेबल से कोरस्पॉन्डिंग रोज को, कोरस्पॉन्डिंग फील्ड्स को कैसे फेच करेगी? जब आप इनको ज्वाइन करोगे या फिर जब आप इसके ऊपर फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाओगे। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि आप देख पाएंगे हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर कोई ऐसा एम्प्लॉय एंटर ना हो जाए जिसका डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ। ये एस्टैब्लिश करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए वी एनफोर्स द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर इज द फॉरेन की, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर इज द प्राइमरी की। तो जिस टेबल के अंदर ये कॉलम एज अ प्राइमरी की काम करेगा दैट इज पेरेंट टेबल, दूसरे के अंदर वो चाइल्ड टेबल कहलाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब ये क्या है? ये एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इंश्योर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई कॉलम दोनों टेबल के अंदर है तो ये चीज ये इंश्योर करेगी कि जिस टेबल के अंदर से डेटा डिराइव हो रहा है और जिस टेबल के अंदर डेटा डिराइव होकर जा रहा है, जैसे कि डिपार्टमेंट टेबल का जो डेटा है उसका यूज हमारा एम्प्लॉय टेबल के अंदर हो रहा है, तो इस टेबल के अंदर कोई करेक्शन तब तक ना किया जाए जब तक कि वो यहाँ पर यूज हो रहा है। ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि इंश्योर किया जाता है थ्रू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल बना है रेफर करने से। रेफर करने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये
टेबल बोलता है कि दूसरी टेबल में जाकर डेटा ले लो। सो बेसिकली वन टेबल इज रेफरिंग यू टू अनदर टेबल। अब अगर इसने कहा कि ये डिपार्टमेंट नंबर 10 की लोकेशन दूसरी टेबल में मिलेगी और अगर वहां पर नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट हुई। बट बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज किया जाता है ताकि रिलेटेड डेटा को जो दो टेबल्स के अंदर यूज हो रहा है आप एक्सीडेंटली डिलीट या अपडेट या मॉडिफाई ना कर दो। और जब भी आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगानी होगी, जब भी आपको दो टेबल्स को इस तरीके से कनेक्ट करना होगा कि उनका डेटा डिफर ना करे, तो पहली चीज मास्टर टेबल के अंदर जो कॉलम दूसरी टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की तरह काम करेगा, इट शुड बी मेड एज प्राइमरी की। तो जब तक आप मास्टर टेबल के अंदर उस कॉलम को प्राइमरी की नहीं बनाओगे तब तक आप दोनों को ज्वाइन या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं लगा सकते। दोनों कॉलम्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर इज इंटीजर, यहाँ पर है फ्लोट, वो प्रॉब्लम करेगा। दोनों जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप शुड बी सेम और दोनों टेबल्स एक ही डेटाबेस में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टेबल तो पड़ी है डेटाबेस ए के अंदर, दूसरी पड़ी है डेटाबेस बी के अंदर। सो इट इज एनफोर्स्ड यूजिंग फॉरेन की। As we discussed, foreign key is a non-key attribute, but it is used to enforce referential integrity। मतलब related table के अंदर यूज होती है foreign key। अब इसका मतलब क्या हुआ, you cannot enter a value in the child table। child table मतलब foreign key वाली टेबल के अंदर आप ऐसी कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते in the foreign key column जो कि master table के primary key column के अंदर नहीं है। However, you can enter null values। का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर देखें चाइल्ड टेबल मतलब एम्प्लॉय टेबल। आप एम्प्लॉय टेबल के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते इन द डिपार्टमेंट नंबर विच इज नॉट अवेलेबल इन द प्राइमरी की ऑफ द डिपार्टमेंट। ये तो मैंने बताया था आपको। हाँ, आप नल वैल्यूज डाल सकते हो, इट इज ओके। यू कैन नॉट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम मास्टर टेबल if the matching record exists in the related table। मतलब क्या हुआ, मास्टर टेबल मतलब पेरेंट टेबल, आप इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर 20 अकाउंट्स ब्राजील को डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि डिपार्टमेंट नंबर आपका यूज कहां पर हो रहा है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, यू कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द प्राइमरी की वैल्यू इन द मास्टर टेबल इफ द मैचिंग रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन रिलेटेड टेबल। मतलब अब प्राइमरी की वैल्यू इन द मास्टर टेबल को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते जब तक ये वैल्यूज आपके चाइल्ड टेबल के अंदर यूज हो रही है। ओके, फेयर इनफ। आगे चलते हैं। नाउ देयर इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ MySQL। आप इसको पढ़ लेना, इसके अंदर कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। फिर डेटाबेस सिस्टम, ये भी मैंने आपको बताया था, बट बेसिकली इट वर्क्स ऑन MySQL सर्वर एंड क्लाइंट इंटरफेस। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इट मींस द सर्वर रन्स ऑन द मशीन कंटेनिंग द डेटाबेस। मतलब MySQL का ही सर्वर वाला पार्ट रन करेगा ऐसी मशीन के ऊपर जहां पर डेटाबेस पड़ा हुआ है, और क्लाइंट करेगा आपके कंप्यूटर के ऊपर। बट क्योंकि आप क्लास 12 के अंदर हो, लर्निंग स्टेज के अंदर हो, 99.9% केसेस के अंदर, बल्कि 100% केसेस के अंदर कहूंगा, सर्वर और क्लाइंट आप ही के कंप्यूटर पर रन करेगा। ये हम तब देखेंगे जब आप होस्ट का एड्रेस लोकल होस्ट डालोगे जो बताएगा कि सर्वर आप ही के कंप्यूटर पर पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। इट्स मल्टी यूजर डेटाबेस। इसके अंदर आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर देते हो, बट बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है उसका नाम होता है रूट। ओके, इस चीज को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ MySQL पेपर में आ सकता है। ये काफी फास्ट है, इट कैन बी इजीली यूज्ड, इट्स फ्री एंड इट सपोर्ट्स SQL ऑब्वियसली, एंड इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय वेरियस कंपाइलर्स। मतलब आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो, पाइथन के साथ, C++ एंड व्हाट नॉट। एंड इसके अंदर काफी सारे डेटा टाइप्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सिक्योर है, आप इसके अंदर पासवर्ड्स लगा सकते हो। इसके अंदर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो, लाइक बिलियंस। आप इसके अंदर प्रोग्राम, आपके जो पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट्स हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो MySQL को यूजिंग द ड्राइवर्स अवेलेबल। आप इसको लोकलाइजेशन, इट मींस आप डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द क्लाइंट, द सर्वर कैन सेंड यू द एरर मैसेजेस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल। एंड क्लाइंट एंड टूल्स, ये भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। नाउ पेपर में मे बी ऐसा क्वेश्चन ना आए, बट आपको तैयार रहना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL? SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड MySQL is the DBMS, the software which uses the SQL language. Okay, so it is a language which allows you to create and operate on the relational database. Relational database एक ऐसा database which uses tables. आगे चलते हैं। It is pronounced
एज SQL एंड किसने बनाया, कब बनाया, हमारे काम का नहीं है। अभी इसके अंदर कई तरह की कमांड्स आपको मिलेंगी, कई सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे कि DDL, DML, इंटीग्रिटी, व्यूज वगैरह वगैरह, ऑथराइजेशन। हमारे काम का है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड इवन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है विच अलाउज अस टू क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जैसे कि टेबल या फिर डेटाबेस जो आप क्रिएट करते हो, वो सब कमांड्स आपकी डेटा डेफिनेशन में आती हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन द स्पेशल फाइल डेटा डिक्शनरी। जो भी चीजें आप क्रिएट करोगे, व्यू हो गया, व्यू हमारे सिलेबस में नहीं है, टेबल हो गई, टेबल के अलावा डेटाबेस हो गया, उस सब का डेटा स्टोर होता है डेटा डिक्शनरी के अंदर। सो डेटा डिक्शनरी बेसिकली कंटेन्स मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स द डेटा अबाउट डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं आपकी डेटाबेस के अंदर डेटा क्या है, आप कह सकते हो सर एम्प्लॉय का डेटा है, आपका स्टूडेंट का डेटा है, बट उस डेटा के डेटा टाइप्स, कितने कॉलम्स आपके पास हैं, कितने उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स आपने लगाए, कौन सा आपका कह सकते हैं लिमिटेशंस या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटीज वगैरह वगैरह, वो किसके अंदर स्टोर होगा, डेटा डिक्शनरी के अंदर। सो द डेटा अबाउट डेटा आपका क्या होता है, डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है। ऑलराइट, आपको बेसिकली याद रखना है कि हमारे पास 3 कमांड्स हैं, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि राइट द DDL कमांड्स। इवन ये भी आ सकता है व्हाट इज अ DDL कमांड, तो आपको लिखना है इट allows to create database object like creating a table, view or any other database object। and उसके बाद while creating a table, DDL allows you to specify name of table, attributes, data type of each attribute, may define range of values etc। and आपको example में लिखना है create, alter and drop। next question जो पेपर में आ सकता है about DML, data manipulation language। ये क्या करने को आपको allow करेगा, retrieval of information, it means printing of information using select command, insertion, modification और deletion of the existing data। बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा के ऊपर काम करती है, मतलब डेटा को प्रिंट कराना, डेटा को इंसर्ट करना, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना यूजिंग अपडेट कमांड या डिलीट करना, ये सब किसके अंदर आ गया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, आप पाइथन फॉर CSIP वेबसाइट पर जाकर SQL को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करना एंड एज सून एज यू ओपन इट यू विल सी द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अबाउट SQL। इसके अंदर हम लोग क्वेरीज सीखेंगे, कौन कौन सी क्वेरीज होती हैं। सो इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज enables you to create and operate on relational database। SQL is the standard language which is used by many database vendors pronounced as SQL। ये चीज हमारे काम की नहीं है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, allows you to create or modify a database structure। सिक्योरिटी सेटिंग काम की नहीं है, परमिटिंग यूजर्स काम का नहीं है। क्वेरिंग डेटाबेस पूरा चैप्टर इसके ऊपर फोकस्ड है, एंड इंसर्टिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग द डेटाबेस कंटेंट्स, इन 2 चीजों के ऊपर हमको पूरा फोकस करना है। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि पाइथन के आपके पास थे, सिमिलरली SQL के पास है। नंबर 1 लिटरल्स। अगर आपको याद हो अपना पाइथन का चैप्टर, लिटरल्स मींस वैल्यूज, डेटा टाइप्स मतलब टाइप की वैल्यूज, किस टाइप की वैल्यूज आपके पास है, नल, एब्सेंस ऑफ वैल्यूज, एंड कमेंट्स की जो आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हो, वो सब इसमें आता है। नेक्स्ट लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, दीज आर द फिक्स्ड वैल्यूज और कांस्टेंट वैल्यूज, जो कि या तो कैरेक्टर हो सकता है, न्यूमेरिक या फिर डेट टाइम, तीनों आपको आने चाहिए। कैरेक्टर और डेट टाइम की वैल्यूज को आप हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हो, सिंगल या फिर डबल कोट्स के अंदर। उसको लिखने का एक फॉर्मेट है। स्ट्रिंग तो आप एज इट इज लिख सकते हो, प्लेस्ड इनसाइड द डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। डेट का फॉर्मेट क्या होता है, डेट का फॉर्मेट होता है YYYY-MM-DD। ये फॉर्मेट आपको हमेशा कोट्स के अंदर लिखना है। बच्चे भूल जाते हैं, कोट्स के अंदर लिखना भूल जाते हैं वैल्यूज को। ऑलवेज मेक श्योर, हमेशा कोई भी डेट टाइम वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू, ऑलवेज प्लेस इट इनसाइड अ स्ट्रिंग, सिंगल कोट और डबल कोट। हाँ, इन केस अगर आपकी वैल्यू के अंदर भी कहीं पर सिंगल कोट या डबल कोट आता है, मेक श्योर यू यूज अ बैकस्लैश टू एस्केप इट। इस चीज के बारे में आपने पाइथन के अंदर पढ़ा होगा। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो स्ट्रिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अगर इस स्ट्रिंग के बीच में कहीं पर अगर सिंगल कोट आ
रहा है, मेक श्योर आप एक बैकस्लैश लगाकर उसको एस्केप करा दो, वरना प्रॉब्लम आएगी। डेटा टाइप ये बताता है किसी भी वैल्यू के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। हमारे पास 3 टाइप के डेटा टाइप्स हैं एज डिस्कस्ड, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग टाइप्स। इसके अंदर हमारे पास नंबर 1 प्रायोरिटी इज इंटीजर। जब भी आप कोई इंटीजर वैल्यू डालोगे 99% केसेस के अंदर, और मैं तो कहूंगा 100% जितना मैंने देखा है, इंट डेटा टाइप ही यूज होता है। इसकी रेंज आप देख सकते हैं, 100% केसेस के अंदर आपका इंटीजर डेटा टाइप यूज होगा, बट स्टिल यू मस्ट नो देयर आर अदर डेटा टाइप्स एज वेल। फॉर एग्जांपल टाइनी इंट जिसकी रेंज 0 से ओनली 255 तक है, स्मॉल इंट जिसकी 32,768 ऑफ नेगेटिव टू 32,767 पॉजिटिव तक है, बट आपके काम का सिर्फ इंटीजर है, आप फिर भी दिमाग में इनको रख सकते हो। इंपॉर्टेंट वन इज फ्लोट, फ्लोट m,d। अब इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। फ्लोट जब भी आपको कोई वैल्यू रखनी होगी, देयर आर 2 पैरामीटर्स दैट यू मस्ट ऑलवेज मेक श्योर यू यूज। इसके अंदर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपका कंसेप्ट एक बार में ही क्लियर कर देता हूं। देखिए फ्लोट ये आपसे 2 चीजें मांगता है, m एंड d। m का मतलब क्या हुआ कि जो भी फ्लोट पॉइंट आप यूज करेंगे उसके अंदर कितने डेसिमल या फिर कितने नंबर्स आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज 0.00 से लेकर 100.00 तक होती है, इसके ऊपर तो नहीं होती। तो हम मैक्सिमम वैल्यू उठाते हैं और मैक्सिमम वैल्यू के अंदर देखेंगे कितने इंटीजर्स या फिर कितनी कैरेक्टर्स यहाँ पे बेसिकली यूज हुए हैं। तो नंबर 1 2 3 इसको भी आप काउंट करेंगे 4 5 6, तो इस केस के अंदर m हो गया 6। d बताता है इस डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, इसकी वैल्यू हो गई 2। तो हम इसके केस में अगर परसेंटेज की बात की जाए तो हम क्या लिखेंगे, फ्लोट 6,2। अब अगर मैं सेम बात करूं आपकी सैलरी की, मान लेते हैं सैलरी की बात हो रही है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी। आपको पता है वो 0 रुपीज से लेकर वो इनफाइनाइट कहीं भी हो सकती है, बट मान लेते हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सैलरीज आर फ्रॉम 25,000.00 टू 1 लाख 10 लाख करोड़ .00। मान लेते हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम सैलरी 1 करोड़ तक है। तो अगर इसके अंदर मैं बात करूं फ्लोट m,d की, तो क्या बता सकते हैं? उसके लिए आप वीडियो पॉज कर दो एंड उसका आंसर खुद से निकालने की कोशिश करो। इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखते हैं। m मतलब कितने डिजिट्स इंक्लूडिंग डेसिमल आप यूज कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस केस के अंदर m इज 11। d मतलब डेसिमल के बाद कितने इंटीजर्स आप यूज कर रहे हो। सो देयर आर बेसिकली 2। इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे सैलरी स्पेस फ्लोट 11,2। इस तरीके से आप फ्लोट वैल्यूज यूज कर सकते हैं। So they are real numbers, number with decimal. M specifies the length of numeric value including decimal. For example, अगर आपने लिखा float 8,2, it means 5 integer, 1 decimal and 2 digits after that, which is being represented by this D value. So next point is कि इस float के अंदर कितने decimal places के बाद number आते हैं, मतलब decimal के बाद कितने digits आप लिख सकते हो। So it is basically giving you the upper limit of the D in this float function. इस D की मैक्सिमम वैल्यू इज 24। एक दूसरा हमारे पास डेटा टाइप है डबल, जो कि फ्लोट से डबल प्रिसीजन आपको देता है। इट गिव्स यू द प्रिसीजन अप टू 53 प्लेसेस। एंड द लास्ट वन इज डेसिमल। डेसिमल के अंदर भी सेम चलता है, बट इट इज यूज्ड टू स्टोर एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू, व्हिच मींस डेसिमल p, d, p की सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 to 65, ये सब आप याद रख सकते हैं। सो आपके काम का कौन कौन सा है, इंटीजर, फ्लोट, कभी कभी डबल और डेसिमल के बारे में पूछ लेते हैं, बट आपको इनके बारे
बारे में इतना पता होना चाहिए कि ऐसे भी डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम। इसके अंदर आप डेट पर फोकस कीजिए। डेट का जो सिंटेक्स होता है इसमें गलत लिखा है, इट इज YYYY डैश MM डैश DD, और ये आपको लिखना होगा सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। कभी कभी मे बी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए होंगे तो वहां पर आपको इस फॉर्मेट में डेट दिख जाएगी। बेसिकली वो गलत नहीं लिखा है, वो आपका ओरेकल नाम का जो DBMS सॉफ्टवेयर था उसका फॉर्मेट है, तो उसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना। फिर आपके पास जो बाकी है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। स्ट्रिंग, देयर आर 2 सब कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप इन द स्ट्रिंग टाइप। नंबर 1 इज कैर, एक varchar। कैर के अंदर आप वैल्यूज 1 से 255 तक यूज कर सकते हो। ये आपकी फिक्स्ड लेंथ लेके चलता है, मतलब अगर आपने लिखा कैर राउंड ब्रैकेट 20 तो फिर उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू 20 बाइट्स लेगी ही लेगी। अब हो सकता है कि आप कुछ 6 कैरेक्टर्स को लेकर चल रहे हो कि मेरा जो वैल्यू है 6 बाइट्स की है, तो बाकी में वो क्या डाल देगा, एम्प्टी स्पेस। varchar के अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर आप 65,535 कैरेक्टर्स तक वैल्यू लिख सकते हो एंड इट इज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। इट मींस कि मान लो अगर आपने किसी varchar को 20 लिया और आपने उसके सिर्फ 6 या 5 बाइट्स यूज किए, तो फिर बाकियों में वो स्पेस ऐड नहीं करेगा, वो आपको इतना ही मेमोरी लेकर देगा। इन दोनों में बेटर कौन सा है, varchar इन केस आपके पास वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अगर हो सकती है, और कैर अगर आपको एम्प्लॉय कोड्स की तरह कुछ वैल्यूज फिल करनी है विच इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ, तो आप कैर भी यूज कर सकते हो। दोनों के बीच में डिफरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा ही आएगा। ये पूछता है कैर और varchar के बीच में डिफरेंस, तो कैर इज फिक्स्ड लेंथ, varchar इज वेरिएबल लेंथ। इसके ये कहां पे यूज होता है, जब आपको कोई ग्रेड लिखने हो, एम्प्लॉय कोड लिखने हो, जहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर फिक्स्ड, तो आप कैर यूज करोगे, अदरवाइज आप varchar यूज करोगे। जैसे कि आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया। कैर इज फास्ट, नो मेमोरी एलोकेशन एवरी टाइम, ओके, इट इज कंपैरेटिवली फास्ट। varchar इज स्लो, क्योंकि हर बार मेमोरी एलोकेट करना, उसके अंदर उसका हिसाब रखना, कितने कैरेक्टर्स हैं कितने नहीं है, वो सब। इट टेक्स मोर मेमोरी, क्योंकि मैंने बताया कि एम्प्टी प्लेसेस जो भी होंगे उनको वो स्पेस से फिल कर देगा। इट टेक्स लेस स्पेस। फिर नल वैल्यू, नल मतलब मिसिंग इंफॉर्मेशन। जैसा कि आपने पाइथन के अंदर पढ़ा था नन, वहां पर आपने पढ़ा था नन, SQL के अंदर आता है नल। इट मींस एब्सेंस ऑफ वैल्यू, द वैल्यू इज एब्सेंट। इट कैन अपीयर इन एनी कॉलम, किसी भी कॉलम में हो सकता है, बट उसके ऊपर प्राइमरी की नहीं लगी होनी चाहिए या फिर नॉट नल नाम का कंस्ट्रेंट, ये हम पढ़ेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, नल इज नीदर इक्वल टू 0 और स्पेस। ये 0 या स्पेस के बराबर नहीं होता, इट जस्ट मीन्स नथिंग, मतलब कोई चीज एब्सेंट है। जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, हमारे पास किसी की ईमेल आईडी नहीं है तो हम उसकी जगह पर क्या फिल कर देंगे, नल। कभी भी 0 या स्पेस को नल मत समझना। 0 का मतलब भी क्या हुआ, एक इंटीजर वैल्यू, स्पेस इज अगेन अ स्ट्रिंग वैल्यू, बट नल मींस नो वैल्यू। आगे चलेंगे, कमेंट्स। अब कमेंट्स जो कि आप पाइथन के अंदर पढ़ा था आपने, बिल्कुल सेम चीज है। ये कभी भी कंप्यूटर एग्जीक्यूट या फिर आपका SQL MySQL प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता। इट इज ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। आप इसको // एंड // के साथ कमेंट यूज कर सकते हो, या फिर 2 सिंबल और एक सिंगल हैश। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पर आपने किसी क्वेरी को इस तरीके से लिखा /* के बीच में, तो ये कमेंट बन जाता है। या फिर 2 आपने डैश लगा दिए तो फिर ये चीज आपकी एग्जीक्यूट होगी, इसको एग्जीक्यूट कंप्यूटर नहीं करेगा। A SQL command can be broken down into 3 components. Number 1 is keyword, number 2 is clause, and number 3 is arguments. So Python के अंदर आप लोगों ने keywords पढ़ा होगा. They have special meaning in a SQL. They are commands. Okay. Now clause क्या होता है? They support MySQL commands. Okay. When you have keywords, you use clauses to support the keyword, and arguments, they are passed to clause. Okay, I know it's confusing, but let us understand this with the help of an example. So आपके पास एक query है, ये रही। इसके अंदर जो select है ये आपकी एक keyword command है। What is this? A keyword. And उसके बाद आपने लिखा select star। अभी select star एक कीवर्ड है, ये बता रहा है कि कौन कौन से कॉलम्स प्रिंट करने हैं। फिर आता है फ्रॉम आपका एक क्लोज है, वेयर एक क्लोज है। तो आपकी कमांड स्टार्ट हमेशा होगी कीवर्ड से। उसके बाद जो भी आपको कैपिटल लेटर में लिखी चीजें दिख रही हैं, दे आर क्लोजेस। सो देयर आर फ्रॉम क्लोज एंड वेयर क्लोज। और जो
क्लोज के बाद लिखा है जैसे कि EMP, सैलरी ग्रेटर देन 12,000, ये है आपके आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि नीचे भी आप देख पा रहे होंगे, सिलेक्ट इज अ कीवर्ड, फ्रॉम एंड वेयर आर क्लॉजेस, एंड EMP एक आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम के लिए, और सैलरी ग्रेटर देन 12,000 एक आर्ग्यूमेंट है वेयर के लिए। तो आप एक क्वेरी को इन 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर सकते हो, कीवर्ड, क्लॉज, आर्ग्यूमेंट, क्लॉज, आर्ग्यूमेंट। देयर कैन बी मल्टीपल क्लॉजेस। वो कर क्या रहे हैं? दे आर जस्ट सपोर्टिंग द MySQL कमांड, लाइक फ्रॉम, लाइक वेयर, लाइक ऑर्डर बाय, लाइक ग्रुप बाय, लाइक हैविंग। इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज हैं जो कि आप इन क्लॉजेस को पास करते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहली कमांड जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज क्रिएट कमांड एंड यूजिंग कमांड या फिर यूज कमांड। ये कमांड आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर आती है। क्रिएट कमांड, इसका यूज करके यू कैन क्रिएट ईदर अ डेटाबेस, अ टेबल और इवन अ व्यू। व्यू हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसका यूज करके 3 चीजें क्रिएट कर सकते हो। दैट इज वाई एक कीवर्ड यहां पर आपको एक एडिशनल कह सकते हैं एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सो दैट कमांड गोज लाइक दिस, क्रिएट, यहां पर डेटाबेस क्रिएट करना है तो डेटाबेस आएगा, टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल आएगी, व्यू क्रिएट करना है तो व्यू आएगा। हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस, तो हमारे SQL को पता चल चुका है डेटाबेस क्रिएट करना है। MyDB, ये क्या है? आपके डेटाबेस का नाम, नेम। तो आपकी कमांड बन गई क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम सेमीकोलन। ओके, आपका एक डेटाबेस बन चुका है। बट क्या डेटाबेस क्रिएट कर देना काफी है? आंसर इज नो। आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपके पास जो कमांड है वो है यूज डेटाबेस का नाम। आप लिखेंगे यूज MyDB एंड सेमीकोलन। ओके, एक तीसरी कमांड जिसका यूज करके आप ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेसेस को देख सकते हो वो है शो डेटाबेसेस। मेक श्योर यहां पर आप एस लिखो, क्योंकि देयर कैन बी मल्टीपल डेटाबेसेस, तो कमांड हमारी बनी भी वैसे ही है, शो डेटाबेसेस। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, एंड यूज डेटाबेस का नाम सेमीकोलन। आगे चलते हैं। जैसे कि अब दूसरी कमांड है क्रिएट टेबल। तो कमांड तो सेम है, कीवर्ड तो सेम है, बट आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है टेबल। तो जैसे ही आपने लिखा टेबल तो ये कमांड चेंज हो गई। अब आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसका सिंटेक्स है क्रिएट स्पेस टेबल स्पेस टेबल का नाम। टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर वो टेबल पहले से क्रिएटेड ना हो। बट अगर आप पहली बार क्रिएट कर रहे हो तो यहां पर टेबल का नाम आएगा, एक राउंड ब्रैकेट, कॉलम का नाम, स्पेस डेटा टाइप, कॉमा, कॉलम का नाम, स्पेस डेटा टाइप, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। एक और चीज, MySQL इज केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि आप कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को जैसे भी आप चाहो यूज कर सकते हो। इसका मतलब हुआ जिस तरीके से पाइथन के अंदर कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट, उसी तरीके से MySQL के अंदर दे आर सेम। सो आप कोई कमांड क्रिएट अगर लिखना चाहते हो, चाहे तो आप ऐसे लिखो, आप स्मॉल में लिखो, या फिर CREATE ऐसे लिखो, या फिर जैसे भी आप चाहो। इट्स अप टू यू, बिकॉज MySQL, let me write it down for you. जो आपका MySQL है, इट इज केस इनसेंसिटिव, बट पाइथन, जो कि हम थोड़े दिनों के बाद देखेंगे क्या है, इट इज केस सेंसिटिव। तो मेक श्योर आप इसके अंदर जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हो। बट एक गुड प्रैक्टिस क्या कहती है? अ गुड प्रैक्टिस सेज कि जब भी आप कीवर्ड्स या फिर क्लोजेस लिखोगे, दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जब भी उसके अलावा कुछ चीज आप लिखो, एनीथिंग एल्स, इसको आप जैसे चाहे लिख सकते हो,
but usually they are written in small letters. Again, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, आप चाहो तो जैसे भी क्वेरी लिख सकते हो। तो यहां पर आप देखेंगे एक एग्जाम्पल दिया है, क्रिएट टेबल स्पेस टेबल का नाम। ओके, एम्प्लॉय लिखा है, आप इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हो, बट मेक श्योर उसके अंदर कोई स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर ना आ जाए। इट शुड बी अल्फाबेटिक ओनली। फिर लगेगा आपका राउंड ब्रैकेट, कॉलम का नाम, स्पेस, डेटा टाइप। मैंने आपको बताया था इंट, फ्लोट, डबल वगैरह वगैरह, आपको उनको याद रखना है। फिर आता है नेम। नेम के अंदर भी एक होता है कैर, एक होता है वेर कैर। हमने लिखा वेर कैर, 20 लिखा है, इट मीन्स 20 इज द अपर लिमिट ऑफ द नेम वैल्यू। जो नेम कॉलम के अंदर वैल्यूज आप लिखोगे, 20 कैरेक्टर्स कैन बी रिटन एट मैक्स, और अगर आपने उसके कम लिखा तो फिर ये उसके अंदर स्पेस एड अप नहीं करेगा। डिपार्टमेंट इज वेर कैर 20 एंड सैलरी इज इंटीजर, राउंड ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। एक और एग्जांपल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, राउंड ब्रैकेट रोल, इंटीजर। आपको पता है रोल नंबर्स कैन बी रिटन एज इंटीजर ओनली। हाँ, आप इसको वेर कैर भी लिख सकते थे, बट द बेटर ऑप्शन इज इंटीजर। इंट नेम वेर कैर 20, स्ट्रीम वेर कैर 20, परसेंटेज। नाउ यहां पर परसेंटेज लिखा गया है इंटीजर, आप चाहो तो इसको अगेन जैसा हमने डिस्कस किया था फ्लोट की तरह भी लिख सकते हो। जैसे कि मैक्सिमम परसेंटेज जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज 100.00, तो फ्लोट के अंदर आप इसको कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 1 2, डेसिमल के बाद देयर आर ओनली 2 सिंबल्स, सो 6, 2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेरी इज इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो किसी भी टेबल के अंदर अगर आपको कोई रो या रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो कमांड यूज होती है इंसर्ट इनटू। सो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, जो भी टेबल के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है, उसके बाद कॉलम की लिस्ट आती है। मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूं। तो इंसर्ट इनटू कैसे लिखा जाता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम 1 कोमा कॉलम नेम 2, इस तरीके से सभी कॉलम के नेम्स लिखेंगे, स्पेस वैल्यूज, और जिस सीक्वेंस में आपने यहां पर कॉलम के नेम्स लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आप यहां पर वैल्यू 1 वैल्यू 2 कोमा इस तरीके से सभी वैल्यूज लिखेंगे, सेमीकोलन। और जब भी ये वैल्यूज आप लिख रहे होंगे मेक श्योर ये सही तरीके से लिखी जाए। इट मींस डेट, टाइम, और जो आपकी स्ट्रिंग है ऑलवेज राइट इट इनसाइड सिंगल कोट्स, और बाकी सभी को आप नॉर्मली लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज सेम चीज यहां पे बताई गई है, मैंने सिर्फ आपको तरीका थोड़ा चेंज करके बताया। क्वेरी के अंदर कॉलम के नाम आप लिख लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। कई क्वेश्चंस में क्या होता है, सभी कॉलम की वैल्यूज नहीं इंसर्ट करनी होती, उस केस में आपको कॉलम के नाम भी लिखने पड़ते हैं आफ्टर टेबल नेम। डेट, कैर, वेर कैर सभी को सिंगल कोट्स में लिखना है, वैल्यूज मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर, और जो डेट एंड टाइम है उसकी आप सिंटेक्स देख लीजिए। डेट का सिंटेक्स है आपका YYYY-MM-DD MySQL के अंदर, एंड अगर किसी जगह पर आपको ओरेकल दिख जाता है तो फिर DD-MMM-YYYY, जो कि कुछ इस तरीके से डेट आपको दिखेगी, बट अगेन इन सिंगल और डबल कोट्स। एग्जाम्पल्स, इंसर्ट इनटू EMP, EMP क्या हुआ, टेबल का नाम, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट के अंदर सभी वैल्यूज आपकी आ गई है, कंसिडरिंग कि जो आपका EMP टेबल है उसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। पहले वाला आपसे इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरे वाला एक स्ट्रिंग वैल्यू, तीसरे वाला भी स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग के अंदर कैर, वेर कैर कुछ भी हो सकता है, अभी हमको नहीं पता, बट स्टिल हमने लिख दिया है, और यह है आपका जो भी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करनी होगी एज न्यूमेरिक लिटरल। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और अगेन सभी वैल्यूज आपने सेम ऑर्डर में डाल देनी है, बट अगेन मैंने क्या बताया था, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम के नेम्स, वैल्यूज,
और गिवन वैल्यूज लास्ट में सेमीकोलन। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें इसी तरीके से फॉलो करना है ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग रिकॉर्ड्स। सेलेक्ट करना मतलब रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाना। सो इट अलाउज यू, द कमांड इज सेलेक्ट कमांड, द कीवर्ड इज सेलेक्ट कीवर्ड। इट अलाउज यू टू सेंड क्वेरीज टू अ टेबल एंड फेच। फेच मतलब रिट्रीव करना, रिसीव करना द डिजायर्ड record या rows from the MySQL database. Select can be used to select both horizontal and vertical subset. इसका मतलब क्या हुआ? Select का यूज करके आप चाहे तो horizontal मतलब rows या फिर vertical मतलब selected columns प्रिंट करा सकते हो। इसको हम देखेंगे। एक क्वेरी का तरीका देखिए, select स्टार। select क्वेरी लिखने का तरीका होता है select स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये क्या करेगा? ये स्टार बोलता है ऑल दी कॉलम्स, मतलब सभी कॉलम्स को ये प्रिंट कराएगा इस टेबल से। अब अगर आप चाहते हो सभी कॉलम प्रिंट ना हो तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन, जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए फ्रॉम टेबल नेम। आपने देखा कि इसके अंदर जो भी सिलेक्टेड कॉलम्स होंगे आपके प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वेयर। ये कंडीशन हम बाद में देखेंगे, बट अभी आप इतने नॉलेज से काम चला सकते हैं। सिलेक्ट स्टार या फिर कॉलम के नाम फ्रॉम टेबल नेम। आगे चलते हैं। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये क्या करेगा? सभी कॉलम्स को प्रिंट कराएगा। सेलेक्ट ईएमपी नंबर कॉमा नेम, मतलब ये दो कॉलम्स प्रिंट करवाने हैं इस टेबल से। दूसरी चीज, आप किसी भी सीक्वेंस के अंदर कॉलम के नाम लिख सकते हो। इट इज, जैसे मैंने पहले बताया था, इररेलेवेंट। आप जैसे भी चाहो, डिपार्टमेंट पहले नेम बाद में, नेम पहले डिपार्टमेंट बाद में। तो आप बेसिकली सभी रोज को प्रिंट कर रहे हो बट सिलेक्टेड कॉलम्स को प्रिंट कर रहे हो। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ये आपका सिलेक्ट कीवर्ड के साथ लिखा जाता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर के अंदर। It is used to eliminate the duplicate records from the output. For example, अगर आपने लिखा select department from EMP, आप ये टेबल देखो, इसके अंदर 2 बार सेल्स आ रहा है, 2 बार IT आ रहा है। और अगर आपने सिंपली लिखा select department from EMP, the output would be like this, sales sales। उसने क्या किया? sales sales IT IT HR IT IT HR प्रिंट करा दिया है। आप देख पा रहे होंगे डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो इस कॉलम की डुप्लीकेट वैल्यूज प्रिंट नहीं करेगा। इट वुड एलिमिनेट द डुप्लीकेट वैल्यूज और रिकॉर्ड्स फ्रॉम द आउटपुट। जैसे कि आपने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ईएमपी, तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा? डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देगा एंड यू विल ओनली रिसीव सेल्स IT and HR. It's again a keyword जो कि select keyword के साथ यूज किया जाता है। Next is performing simple calculations. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहो तो select अपनी इक्वेशन लिखकर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। एक और तरीका है डुअल टेबल, जिसके अंदर आप select अपनी इक्वेशन फ्रॉम डुअल लिख सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ एक डमी टेबल है। डमी टेबल का मतलब क्या हुआ? इसका यूज करके आप नेसेसरी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये क्यों लिखा जाता है? फॉर कंपैटिबिलिटी इश्यूज ओनली। कोई बात नहीं, ये हमारे इतने काम की चीज नहीं है। नेक्स्ट इज, आप चाहो तो क्वेरी के अंदर रन टाइम पर कैलकुलेशंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास नेम है, सैलरी है, तो आप चाहो तो सैलरी को हर एक मतलब रो के अंदर सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये क्या दिया हमने उसको? एक एलियस, एक अल्टरनेट नेम दे दिया। और फिर आपकी जो क्वेरी आउटपुट देगी नेम, सैलरी, और एक और तीसरा जो कॉलम होगा जिसका नाम होगा एनुअल सैलरी, जिसको हमने क्वेरी के रन टाइम पर जनरेट किया है। ये आपको एनुअल सैलरी कैलकुलेट करके देगा फ्रॉम ईएमपी टेबल। नेक्स्ट इज EMP सैलरी प्लस 1000। ये क्या करेगा? एक 2 कॉलम्स आपको देगा, एक का हेड होगा EMP नंबर, एक का होगा सैलरी प्लस 1000।
और वो आपको रेलेवेंट डेटा देगा। अपडेट स्टूडेंट, अब ये क्या कर रहा है, रन टाइम पर वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है। देखिए अपडेट स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है। सेट टोटल इक्वल टू ये सभी सब्जेक्ट्स का सम हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉलम था टोटल, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया बाय डूइंग द नेसेसरी कैलकुलेशंस। ये चीज भी आपको बाद में समझ में आ जाएगी। कॉलम एलियस, एलियस मतलब अल्टरनेट नेम, जो किसी कॉलम को आप देते हो जो कि आउटपुट में दिखाई देता है। जनरली स्पीकिंग जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे जैसे कि सैलरी इंटू 12, तो जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो ये चीज़ उसके टॉप पर लिखी आती है। आप चाहते हो इसको एक अल्टरनेट नेम देना, तो उसके लिए आपके पास आता है एलियस। दिस इज अ टेम्परेरी नेम दैट यू गिव टू अ कॉलम दैट विल अपीयर इन द आउटपुट। ओके, जैसे कि अगर आपका कॉलम का जो नेम है वो है DEPT और आप उसको चेंज करना चाहते हो डिपार्टमेंट के अंदर ताकि वो कॉलम हेडिंग के अंदर दिखाई दे, तो आप यूज करते हो कॉलम एलियस। कैसे यूज करते हैं, कॉलम का नाम जिसको आपको चेंज करना है एज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इट मींस आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सिंपली अगर आपको कॉलम नेम को एक अल्टरनेट नेम देना है तो आप या तो लिख सकते हो एज, जैसा कि यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ है, या फिर सिंपली आप स्पेस डालकर भी काम चला सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे EMP नंबर स्पेस एम्प्लॉई अंडरस्कोर नंबर लिखा हुआ है, नेम DEPT स्पेस डिपार्टमेंट, इन्होंने एज इट इज लिख दिया। एक चीज नोट करना, जब भी आप एलियस देते हो आपको उसके अंदर स्पेस यूज नहीं करना। अगर स्पेस यूज करना चाहते हो मेक श्योर वो पूरा एलियस आप डबल या सिंगल कोट्स के अंदर लिखो। ये एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना था। नेक्स्ट इज हैंडलिंग नल। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्वेरी रन की गई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ये क्या करेगा, सभी कॉलम्स सभी रोज को प्रिंट करा देगा, राइट। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक वैल्यू आती है नल। ये नल वैल्यू अगर मैं चाहता हूं इसकी जगह पर कुछ और प्रिंट हो तो उसको बोलते हैं हैंडलिंग नल वैल्यूज। ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब ये क्वेरी रन होगी और यूजर के सामने नल लिखा आएगा। अब नल इज अ टेक्निकल टर्म और जो आपका यूजर है जो कि ये आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा है उसको शायद मे बी ना भी पता हो नल क्या होता है, सो हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा EMP नंबर पहले कॉलम का नाम, नेम दूसरे कॉलम का नाम, और तीसरे कॉलम को स्किप करते हुए सीधा चौथा कॉलम लिखा सैलरी। अब इफ नल इज अ फंक्शन, इफ नल को हमने पास किया कॉलम का नाम विच इज सैलरी कॉमा नॉट असाइंड। अब ध्यान दीजिए इफ नल एक फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट, कॉलम का नाम जिसके अंदर हमको चीजें चेक करनी है और अल्टरनेट वैल्यू। तो क्या होगा, जहां पर भी नल होगा, शबन के सामने नल था, यहां पर लिखा आएगा नॉट असाइंड। ओके, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट इफ नल इज फाउंड। इसी को बोलते हैं हैंडलिंग नल्स। नेक्स्ट इज पुटिंग टेक्स्ट इन क्वेरी आउटपुट। मतलब आप चाहो तो क्वेरी के अंदर अपना कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे कि परसेंटेज के साथ परसेंट का सिंबल लिखना या फिर सैलरी के साथ रुपीस लिखना। देखिए सिलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा, अब यहां पर इन्होंने किसी कॉलम का नाम नहीं लिखा है, यहां पर क्या लिखा, कोट्स के अंदर लिख दिया RS सैलरी। तो क्या होगा, जब भी डिपार्टमेंट, जब भी आपका डेटा प्रिंट हो रहा होगा तो ये RS नाम का एक पूरा टेक्स्ट आपको दिखाई देगा, यहां पर नहीं दिया हुआ है। सिमिलरली सिलेक्ट नेम वर्क्स इन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एंड गेटिंग सैलरी रुपीस। यहां पर जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं ये इन दोनों कॉलम के बीच में प्रिंट होकर दिखाई देगी। इट मींस जैसे हम इसको देखें नेम डिपार्टमेंट रुपीस सैलरी, तो अगर इसकी बात की जाए तो आपके पास एक कॉलम आएगा नेम, उसके अंदर सभी वैल्यूज प्रिंट होंगी, डिपार्टमेंट, इसमें सभी डिपार्टमेंट प्रिंट होगा, एक ऊपर कॉलम होगा रुपीस जिसके अंदर सिर्फ रुपीस लिखा होगा, और फिर सैलरी, इसके अंदर सैलरी प्रिंट होगी। तो बेसिकली ये आपको हेल्प करता है पढ़ने में कि XYZ डिपार्टमेंट रुपीस सैलरी, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। या फिर थोड़ा और अच्छे तरीके से देखा जाए तो नेम, फिर लिखा आएगा वर्क्स इन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम एंड गेटिंग सैलरी रुपीस सैलरी। ये आपके ऊपर है जिस तरीके से भी आप आउटपुट लिखना चाहते हो।
सिलेक्ट नेम। अब नेक्स्ट इज, अब यहां पर मैंने क्या बताया था कि एक अलग कॉलम आ रहा है, राइट। अगर मैं चाहता हूं कि अलग कॉलम ना आए तो उसके लिए फिर आपके पास एक कंकैट फंक्शन है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, जो क्या करेगा, इन दोनों को कंकैटिनेट करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा। कंकैट रुपीज और सैलरी, उससे क्या होगा, दो कॉलम आएंगे, नेम कंकैट रुपीज सैलरी, और फिर आपके पास मैं आपको दिखा देता, एक हेड आएगा नेम और एक आएगा कंकैट रुपीज सैलरी, और यहां पर रुपीज 25,000, रुपीज 10,000, रुपीज 5,000, और यहां पर जो नेम्स होंगे लिखे आएंगे, सिर्फ इसके लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर क्लोज। अब ये क्या है, क्लोज। क्लोज हमेशा कीवर्ड्स के बाद यूज होते हैं और वेयर क्लोज आपका टेबल नेम के बाद यूज होता है। वेयर क्लोज इज यूज टू सिलेक्ट स्पेसिफाइड रोज। अभी तक हमने देखा या तो सभी कॉलम्स प्रिंट हो रहे थे या फिर सिलेक्टेड कॉलम्स प्रिंट हो रहे थे, बट अगर हम चाहें तो कुछ रोज को भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो आप वेयर क्लोज के अंदर कोई कंडीशन दोगे जिससे कि कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स आपके सामने प्रिंट होंगे, जैसे कि सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज के डेटा को प्रिंट करना है जिनकी सैलरी 40,000 या 4,000 से ज्यादा है। उन सभी एम्प्लॉय के डेटा को प्रिंट करना है जिनका एम्प्लॉय नंबर 1 है। नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट करना है उन एम्प्लॉयज का जिनका डिपार्टमेंट HR है। प्लस आप मल्टीपल कंडीशंस को आप एंड और या नॉट का यूज करके भी कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000 एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। एंड के बाद ये चीज आप यहां पर लिख सकते थे। आगे चलते हैं, वेयर क्लोज के अंदर सेम चीज लिख दी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 4,000 एंड सैलरी लेस देन 8,000। मतलब सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज के सभी डेटा को ये प्रिंट करेगा, सभी बेसिकली सभी कॉलम्स को प्रिंट करेगा जहां पर सैलरी 4,000 से ज्यादा है एंड 8,000 से कम है। वेयर डिपार्टमेंट इज सेल्स, मतलब डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स एंड सैलरी इज लेस देन 30,000। सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज के सभी कॉलम्स को प्रिंट करेगा जहां पर डिपार्टमेंट की वैल्यू सेल्स है और सैलरी 30,000 से कम है। नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट हो रहा है जहां पर डिपार्टमेंट HR है एंड सैलरी 20,000 से ग्रेटर या इक्वल है एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 40,000। आप ध्यान देना यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं था, इट मींस ये 4,000 नहीं आएगा, बट यहां पर 20,000 भी इंक्लूड होगा। Select star from EMP where department is equal to HR और department is equal to IT। इन दोनों डिपार्टमेंट्स में से भी जो भी आपकी वैल्यूज मैच करेगी ये उसको प्रिंट करा देगा। नाउ वेयर नॉट EMP नंबर इक्वल टू 4, ये क्या करेगा, उन सभी एम्प्लॉयज के डेटा को प्रिंट करेगा जहां पर EMP नंबर 4 नहीं है। तो बेसिकली एक्सेप्ट EMP नंबर 4 सभी का पूरा डेटा प्रिंट होगा। इसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि आप वेयर क्लोज के अंदर यूज कर सकते हो। नंबर 1 बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, इज नल ऑपरेटर। इसके अंदर चलते हैं, बिटवीन अगेन आपको दो वैल्यूज के बीच में, एक्सक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज, क्योंकि बिटवीन का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में, उन वैल्यूज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP फिर सैलरी बिटवीन 18,000 एंड 30,000। क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000। ये क्वेरी सिमिलर है इसके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एंड सैलरी लेस देन 20,000। बस इसी को लिखने का एक अच्छा तरीका है कि आप बिटवीन ऑपरेटर का यूज करो, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, एंड मेक श्योर जब भी आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, सैलरी लेस देन 20,000, ये बार बार लिखना पड़ेगा आपको। बट अगर आपको बार बार नहीं लिखना तो सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000 आप लिख सकते हैं।
So these two queries are same. Select name from EMP where EMP number between 2 and 5, मतलब EMP नंबर या तो आपका 3 है या 4 है. Next, select star from EMP where salary not between 25,000 and 35,000. So query से पता चल रहा है कि जिसके अंदर सैलरी 25,000 या उससे कम है और 35,000 एंड उससे ज़्यादा है, उन्हीं वैल्यूज़ को प्रिंट करना है. इन ऑपरेटर अगेन आपको एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज देगा जिसके अंदर आप चीज़ों को चेक कर सकते हो. एंड फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP फिर डिपार्टमेंट. ये डिपार्टमेंट क्या है? कॉलम का नाम है. इन राउंड ब्रैकेट सेल्स कोमा IT. तो इन्होंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where department in sales IT. इसी की एक अल्टरनेट तरीका है जो कि आपको ज़्यादा फेमिलियर भी होगा. select star from EMP where department equal to sales और डिपार्टमेंट इक्वल टू IT. अब आपको ये लिखने से अच्छा अगर ये लग रहा है तो आप इसको लिख सकते हो. अगेन दीज टू क्वेरीज आर आइडेंटिकल. अभी मान लेते हैं मल्टीपल वैल्यूज अगर चेक करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर ऐड कर सकते हो. सेल्स, IT, HR एंड सो ऑन. यहाँ पर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा और डिपार्टमेंट इक्वल टू HR और इस तरीके से. Similarly, select name from EMP where EMP number in 2, 4, 5. मतलब जहाँ पर EMP नंबर या तो 2 है या तो 4 है या फिर 5 है. इन ऑपरेटर आपको वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज देगा जिसके अंदर आप कोई सर्च ऑपरेशन या फिर कंपैरिजन कर सकते हो. It will return all those records that matches any value in that given list of values. मल्टीपल ORs का आप एग्जाम्पल देख चुके हो. Like operator, this is a very interesting type of operator which is used to search based on the patterns. Okay, it is used when we don't want to search an exact value or we don't know that exact value, but what we know is only a pattern of value like starting letter or the ending letter or the any particular letter that occurs inside that word or string. हमारे पास यही काम करने के दो वाइल्ड कार्ड्स हैं, एक परसेंटेज, एक अंडरस्कोर. परसेंटेज यूज़ किया जाता है जब आपको ये नहीं पता कि कितने कैरेक्टर्स हैं, कहाँ पर हैं, ये सब. अंडरस्कोर जब आपको पता है कितने लेटर्स आपको सर्च करने हैं. इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए. जैसे कि हमको सर्च करना है, सर्च फॉर एम्प्लॉइज हुज नेम बिगिंस विद स्मॉल s. तो हम क्या लिख सकते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where name. अब देखिए, लाइक इज एन ऑपरेटर. लाइक स्ट्रिंग के अंदर आपके सभी ये लिखा जाता है. वेयर नेम लाइक स्ट्रिंग के अंदर आपने लिखा S%. इट मीन्स आपका जो नेम है स्टार्ट होना चाहिए S से और बाद में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इट डज नॉट मैटर. सिमिलरली एक एम्प्लॉय का सर्च करना है जिसके अंदर नेम एंड्स विद R. तो आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP फिर नेम लाइक %R. इट मीन्स लास्ट कैरेक्टर मस्ट बी स्मॉल r एंड उसके पहले कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सिमिलरली जिसके नाम में कहीं पर भी a आता है उसका अगर रिकॉर्ड प्रिंट करना है तो वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP फिर नेम लाइक %A%. इट मीन्स स्टार्टिंग के अंदर 0 और मोर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एंड में 0 और मोर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, दोनों तरफ भी हो सकते हैं. मतलब पूरे नाम के अंदर अगर कहीं पर भी A आ गया तो ये आपको सभी रिकॉर्ड्स प्रिंट करके देगा. अब अगर मैक्सिमम केसेस के अंदर डेट कंपेयर की जाती है तो सर्च फॉर एम्प्लॉइज हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन Feb. अब अगर आपको याद हो तो डेट ऑफ बर्थ का सिंटेक्स क्या होता है? जब भी आप MySQL के अंदर लिखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ इज रिटन एज YYYY-MM-DD. अब अगर हमने कहा
कि हमको सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए जिनका मंथ क्या है, फेब। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लेफ्ट साइड कुछ भी ले सकते हैं, राइट साइड कुछ भी ले सकते हैं। दिस हैज़ बिकम योर क्वेरी। सो DOB लाइक एंड आगे आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जिसका ईयर ऑफ बर्थ 2005 होना चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2005% एंड सो ऑन। आप जो भी वैल्यूज सर्च करना चाहते हो, मेक श्योर उसको लिख दें एंड बाद में या पहले जैसे भी हो परसेंट का साइन लगा दें, ये अपने आप सर्चिंग कर देगा। नाउ वी हैव टू सर्च फॉर दोज नेम्स और दोज एम्प्लॉइज जिसके नाम के अंदर 5 कैरेक्टर्स आते हैं एंड इट बिगिंस विद S। तो अगर S आपने फिक्स कर दिया तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स आर 4 एंड उसके अंदर आप क्या लगा सकते हैं, अंडरस्कोर। तो ये उन सभी एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड को प्रिंट करके देगा जिसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं एंड देयर नेम इज स्टार्टिंग विद स्मॉल s। एंड मेक श्योर जब भी आप पैटर्न मैचिंग कर रहे हो, द क्वेरी और द स्ट्रिंग इज रिटन इनसाइड सिंगल कोट्स। इसके अंदर बच्चे गलती करते हैं। एक है इज नल ऑपरेटर। अब हमने एक पढ़ा था इफ नल, एक पढ़ रहे हैं इज नल। तो मैं आपको बता दूं दोबारा से, जो आपका इफ नल था ये एक फंक्शन था, फंक्शन जो क्या कर रहा था, इट वाज हैंडलिंग द नल वैल्यूज। इट मींस यहां पर आप कॉलम नेम देते थे और यहां पर उसकी अल्टरनेट वैल्यू देते थे। बट और ये चीज कहां पे यूज होती थी, सिलेक्ट के अंदर यूज होती थी। बट अगर अब मैं आपसे बात करूं इस नल की, तो ये क्या है आपका एक ऑपरेटर। ये यूज होगा आपका वेयर के अंदर, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ वेयर क्लोज के ऑपरेटर्स पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा था बिटवीन, अगर आपको याद हो, एक पढ़ा था लाइक, एक पढ़ा था इन। अब फोर्थ हम पढ़ रहे हैं इफ इज नल, सॉरी इज नल। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। तो इज नल इज यूज्ड टू कंपेयर नल वैल्यूज। मतलब अगर आपको कहीं पर भी कंपैरिजन करना है कि दैट इज इक्वल टू नल, तो उस केस में आप इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा इज नल। जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, फिर सैलरी इज नल। इट मींस जहां पर भी सैलरी नल होगी उसका पूरा रिकॉर्ड यहां पर प्रिंट होगा। यहां पर आप इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि इक्वल टू कंपेयर करता है वैल्यूज को, बट नल क्या बता रहा है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू। सो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा नल। अब अगर आपको चेक करना है जहां पर नल वैल्यूज नहीं है, यू कैन सिंपली राइट वेयर सैलरी इज नॉट नल। नेक्स्ट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि किस ऑपरेटर को ज़्यादा प्रेसिडेंस देनी है ताकि आपके पास सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ सके। तो ये आपको टेबल सिंपली दी हुई है, इसको आप याद कर सकते हो, इतना मुश्किल इसके अंदर नहीं है। पहले आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीजन, परसेंट मोड को रखना है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स आएंगे, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे, उसका भी सीक्वेंस है नॉट एंड और। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है बट स्टिल आपको बताना चाहिए। सॉर्टिंग आउटपुट, इसके अंदर आप यूज करते हो ऑर्डर बाय क्लॉज, जिसका यूज करके यू कैन अरेंज द रिजल्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP order by name, so this is telling the computer or telling the SQL to print everything from table EMP and arrange the records according to the column name in the ascending order. All right, and if you wanted to arrange them about any column in descending order, then you will write select everything from EMP order by column का नाम which is salary DESC, descending. And if you wanted to apply multiple order by conditions, for example आपने लिखा select star from EMP order by department ASC, या फिर आप ASC को स्किप भी कर सकते थे, तो ये पहले क्या करेगा, डिपार्टमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। फिर आपने लिखा सैलरी DESC, फिर ये क्या करेगा, अगर किसी दो लोगों का डिपार्टमेंट सेम आ गया, उसके अंदर सैलरी को, मतलब सैलरी तो सबकी आएंगी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सैलरीज होंगी, बट अगर कहीं पर क्लैश आता है डिपार्टमेंट के अंदर तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रोज प्रिंट होंगे।
तो 1 बाय 1 आपके रोज प्रिंट होंगे, बट किसी जगह पर अगर डिपार्टमेंट सेम है वहां पर आपको सैलरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगी। फिर आपके पास कुछ फंक्शंस आते हैं, माई सीक्वल फंक्शंस। अगेन दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेन क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो आएंगे राइटिंग क्वेरीज के ऊपर, बट इसको भी हम एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। देयर आर मेनी फंक्शंस लाइक स्ट्रिंग फंक्शन, मैथमेटिकल, डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो एक है कैर फंक्शन जो कि आपसे एक इंटीजर वैल्यू लेगा, उसकी कोरस्पॉन्डिंग एस्काई वैल्यू या फिर उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या कहते हैं कैरेक्टर आपको देगा फॉर गिवन एस्काई वैल्यू। कंकैट, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज यूज्ड टू कंकैटिनेट स्ट्रिंग्स। सो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम का नाम, फिर कोई स्ट्रिंग, फिर कोई कॉलम का नाम, फिर डिपार्टमेंट, तो फिर वो आपको एक कॉलम देगा जिसके अंदर ये चारों चीजें कंकैटिनेट होकर दिखेंगी। लोअर या एल केस, ये क्या करेगा, किसी भी कैपिटल लेटर को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगेन सब स्ट्रिंग, ये किसी भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग आपको देगा। अपर केस, लोअर केस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिल आफ्टर ऑल दी वीडियोस मैं इन सभी फंक्शंस के ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपर केस, यू केस, आप इसको देख सकते हो। ट्रिम इज यूज्ड टू रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लीडिंग स्पेस भी बोलते हैं। आर ट्रिम मतलब किसी भी स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड, जिसको हम ट्रेलिंग स्पेस भी बोलते हैं, उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है आर ट्रिम। ट्रिम हो गया NSTR, ये क्या करेगा, सर्चिंग करेगा। लेंथ बताएगा। लेफ्ट, ये आपको लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर्स आपको देगा, राइट या राइट साइड से देगा। ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन आ गया, मोड ऑफ m, ये आपको रिमाइंडर देगा। फॉर एग्जांपल 11,5 मतलब 11 मॉड्यूलस 5, जो कि आपने पाइथन के अंदर भी पढ़ा होगा। तो अगर मैं मॉड 11,5 की बात कर रहा हूं, आई सिंपली मीन 11 मॉड्यूलस 5। इसको निकालने का तरीका क्या है, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर इज 1, सो आंसर विल बी 1। सो दिस इज बीइंग डन बाय द mod फंक्शन। फिर पावर, बेस कॉमा पावर, आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हो। राउंड, ये राउंडिंग ऑफ के काम आता है। आपने कोई नंबर लिखा, 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहाँ तक, तो फिर राउंड फंक्शन यूज कर सकते हो, या फिर 3 प्लेस, जैसे भी आपको चाहिए। साइन, आपको किसी भी नंबर का साइन देगा। SQRT, स्क्वायर रूट। एंड ट्रंकेट, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंकेट करने के काम आता है, मतलब ये उन वैल्यूज को रिमूव कर देगा आफ्टर द डेसिमल। इसने कहा ट्रंकेट 15.789, ट्रंकेट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद तक। सो यहाँ तक वैल्यूज रहेंगी, फिर ट्रंकेट हो जाएंगी, मतलब रिमूव हो जाएंगी। आगे चलते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन। ये फंक्शन आपको करंट डेट देगा। आप लिख सकते हो सेलेक्ट CUR डेट, तो आज की डेट आपको मिल जाएगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, आफ्टर ऑल दिस रिविजन वीडियोस और आफ्टर दिस क्रैश कोर्स, I'm going to give you a practical video on all the functions. Current date, ये सब आपका बाद में हम करेंगे। मंथ, ईयर, डे नेम, ये सब आपको खुद से पढ़ लेना है। अगेन डे नेम आपको किसी भी डेट का डे बताएगा कि उस दिन कौन सा डे था। डे ऑफ मंथ, आप इसको एक डेट दे सकते हो, ये बताएगा पूरे महीने का वो कौन सा दिन था। बेसिकली वो डेट बता रहा है आपको। नाउ आपको क्या करेगा, इट रिटर्न्स यू करंट डेट एंड टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट्स। जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको उसकी डेट और टाइम आपको दे देगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीगेट फंक्शंस। तो ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ऑन द ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न द कैलकुलेटेड समरी, मतलब पूरे कॉलम के ऊपर ही आपके काम करेंगे। जैसे कि सम फंक्शन पूरे कॉलम का सम आपको दे देगा, या फिर ग्रुप ऑफ रोज, जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग करने के बाद भी अलग अलग ग्रुप के अलग अलग कैलकुलेशंस एग्रीगेट फंक्शन करके देता है। AVG, नाम से पता लग रहा है एवरेज। काउंट, ये काउंट करता है, क्या काउंट करेगा, ऑल दी नॉट नल वैल्यूज। मैक्स, ये पूरे कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा। मिनिमम वैल्यू देगा। एंड काउंट स्टार, इट विल काउंट ऑल दी रोज, चाहे उसके अंदर नल वैल्यूज हो या ना। एग्जाम्पल, आपके पास एक टेबल है, आपने लिखा सेलेक्ट सम राउंड ब्रैकेट सैलरी फ्रॉम EMP। तो इसने क्या करना है आपको, अब यहाँ पर जो आउटपुट लिखे हैं, आपको ऐसे आउटपुट नहीं लिखने। आपको आउटपुट कैसे लिखने हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। करना क्या है, आपने यहाँ देखा एक टेबल है, सैलरी कॉलम का सम कर दिया, मान लेते हैं 1,61,000 उसका रिजल्ट आता है। अब आपको अपनी नोटबुक में या फिर आंसर शीट के अंदर किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर कॉलम का नाम क्या लिखा है। आप देख पा रहे हैं सम राउंड ब्रैकेट सैलरी। तो आपको एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप ऊपर क्या लिखेंगे, सम
और जो भी उसके आगे लिखा था सैलरी, और फिर यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। ये आपका आंसर होगा। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो भी सेलेक्ट के बाद लिखा उसको मैंने टेबल का हेडर दिया एंड फिर रिजल्ट नीचे। सिमिलरली यहाँ पर लिखा है सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी, डिपार्टमेंट इज सेल्स। आप क्या करेंगे, इस तरीके से ना करके आप एक सिंपल सी टेबल बनाए एंड यहाँ पर सम सैलरी एंड जो भी आपका आंसर है यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज़ हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज सैलरी, अब इसके अंदर आपको कॉलम की हेडिंग क्या लिखनी पड़ेगी, एवीजी राउंड ब्रैकेट सैलरी फ्रॉम ईएमपी और फिर रिजल्ट। कर क्या रहा है, एवरेज सैलरी। एवरेज कैसे निकाला जाता है, नेक्स्ट इज एवरेज सैलरी। इसके अंदर हमने क्या देखा कि आपका ये टेबल दे दिया, उसके अंदर सैलरी का एवरेज, मतलब इस कॉलम का एवरेज निकाला जा रहा है। एवरेज कैसे निकालते हैं, हर एक आइटम का सम करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सो 24,000 प्लस 35,000 प्लस 30,000 प्लस 27,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर विल बी 32,200। अगेन आपको इसको लिखना कैसे है, जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, आपको टेबल का हेडर बनाना पड़ेगा एंड उसके ऊपर लिखेंगे आप एवीजी सैलरी एंड नीचे जो भी रिजल्ट आपका है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 32,200, आप यहाँ पर इस तरीके से आंसर लिखेंगे। मेक श्योर आप अपने क्वेरी के आउटपुट्स इसी तरीके से लिखें, ऐसे आंसर आप ना लिखें, अवॉइड करें इसको। एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी वे डिपार्टमेंट इज सेल्स, ये क्या करेगा, जहां पर भी सेल्स आपका है डिपार्टमेंट, इनकी सैलरी का एवरेज करेगा। सो 35,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 2, जो भी रिजल्ट आता है 29,500 आएगा एंड आपकी अगेन टेबल की हेडर क्या रहेगा, एवरेज सैलरी, और जो भी रिजल्ट 29 जो भी है 29,500। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज काउंट नेम फ्रॉम ईएमपी। तो ये क्या करेगा, इस कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको काउंट करेगा, बट ये नल वैल्यूज को एक्सक्लूड करता है। इस चीज को आपको नोट करना है, ये सिर्फ नॉन नल वैल्यूज को काउंट करेगा। काउंट सैलरी फ्रॉम ईएमपी वे डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एचआर, ये क्या करता है, ये सैलरीज काउंट करेगा, मतलब सैलरी कितनी सैलरी है, मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा कि एचआर डिपार्टमेंट वालों में सैलरी की कितनी वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर सिर्फ 1 वैल्यू है, आंसर विल बी 1 आ गया। काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ईएमपी, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट मतलब इसके अंदर सबसे पहले तो आप डिपार्टमेंट्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, इसके अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, तो 1 2 एंड 3, सो आंसर विल बी 3। ये कर क्या रहा है, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स आपके काउंट करके आपको दे रहा है। नेक्स्ट इज मैक्स सैलरी। सैलरी, अब देखो इसके अंदर ग्रुप बाय क्लोज नहीं लगा हुआ कहीं पर, तो पूरी टेबल के ऊपर काम कर रहा है। मैक्सिमम सैलरी इज 45,000, आंसर आपको मिल रहा है। अगेन टेबल का जो रिजल्ट आएगा उसका हेडर विल बी मैक्स सैलरी। अगेन यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, टेबल आप ऐसे बनाएंगे एंड ऊपर लिखेंगे मैक्स सैलरी और यहाँ पर 45,000। ऑलराइट, अगेन नेक्स्ट इज मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी वे डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। ये बोलता है जहाँ पर सेल्स है डिपार्टमेंट, वहाँ पर मैक्स सैलरी कितना है, आप देख पाएंगे 35,000 इज द मैक्स सैलरी, रिजल्ट आ गया। सीबीएसई के अंदर आपका जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर फॉर फाइंडिंग द आउटपुट्स ऑफ द क्वेरी एंड ऑल्सो टू राइट द क्वेरी। नेक्स्ट इज min salary, as the name suggests, minimum salary which is 24,000 and department IT की min salary आप देख सकते हैं 27,000। सिर्फ 2 ही रोज है हमारे पास, एक है 27 एक 30, इसके अंदर मिनिमम सैलरी विल बी 27,000। नेक्स्ट काउंट स्टार, आप देख सकते हैं आप यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी हुई, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू नल। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड नंबर 6 के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज नल। बट अगर आप काउंट करने जाएंगे काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये आपको क्या देगा, ये आपको 6 देगा। ये क्या करता है, ये सभी रोज को काउंट करता है। बट यहाँ पर एक फंक्शन, ये फंक्शन काउंट फंक्शन क्या करेगा, आप इसको एक कॉलम का नाम देंगे एंड ये नल वैल्यूज काउंट नहीं कर रहा, दिस इज गिविंग यू एज 5। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, या कौन सा फंक्शन आपको टेबल की
कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज बताता है, दैट इज काउंट स्टार। आगे चलते हैं। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, काउंट स्टार वर्सेस काउंट। ये क्या करता है, नंबर ऑफ रोज काउंट करता है काउंट स्टार, और काउंट क्या करता है, नल वैल्यूज को छोड़कर काउंट करता है। एग्रीगेट, सभी एग्रीगेट फंक्शंस नल को इग्नोर कर देते हैं एक्सेप्ट काउंट स्टार। नेक्स्ट इज ग्रुप बाय क्लोज। ग्रुप बाय क्लोज क्या करेगा, ग्रुप्स बनाएगा, टेबल को छोटे छोटे लॉजिकल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेगा ताकि आप उन सभी के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगा सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल के रिकॉर्ड की बात करूं तो स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस होती हैं, और अगर मुझे सभी क्लास की अलग अलग एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो फिर मुझे अपनी टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट द सम ऑफ सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, अभी हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट की सैलरीज का सम करना है तो मुझे पहले उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पूरी टेबल का सम मुझे दे देगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहां पर आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर ईएमपी नंबर, ई नेम, काफी कुछ दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस बाय डिफॉल्ट पूरी टेबल के ऊपर काम करता है, मतलब अगर मुझे सम करना है तो पूरी कॉलम का सम कर देगा, एवरेज करना है पूरे कॉलम का। बट अगर मुझे हर एक जॉब का, अगर आप यहां पर देखें, क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, सेल्समैन, मैनेजर, एनालिस्ट, जॉब वाइज अगर मुझे सम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं एग्रीगेट फंक्शन लगा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, मैंने लिखा सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी। अगर क्वेरी सिर्फ इतनी होती तो वो क्या करता, ईएमपी टेबल से सैलरी का ये जो आपका कॉलम है सेल, इसको पूरे का सम करके मुझे दे देगा। बट आगे क्या लिखा है, फ्रॉम ईएमपी के बाद ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इट मींस पहले क्या किया जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप्स बनाए जाएंगे। अब डिपार्टमेंट इसके अंदर 20, 30, 30, 20, तो आप देख लीजिए, एक डिपार्टमेंट तो 20 हो गया, एक 30 हो गया, एक आपका 10 हो गया। ओके, तो बेसिकली देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स। सबसे पहले था 20, 30, 10। आप 10, 20, 30 मत लिखना, जिस सीक्वेंस के अंदर डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं उसी में लिखना है, 20, 30, 10। अभी सबसे पहले सिर्फ 20 वाले डिपार्टमेंट का वो क्या करेगा, हमने क्या लिखा है नीचे, सम करेगा। ओके, एंड फिर 30 वाले का सम करेगा, एंड फिर 10 वाले का सम करेगा। अगली क्वेरी क्या बोलती है, सिलेक्ट जॉब कोमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ये पहले जॉब लिखेगा, सम करेगा, बट अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अगेन देयर आर 3 ग्रुप्स, 10, 20, 30। ये क्या कर रहा है आपके सामने, ये पहले जॉब लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए यहां पर डिपार्टमेंट 20 है, तो सबसे पहले आपके सामने लिखाएगा क्लर्क, मतलब जॉब। हमने प्रिंट क्या करना है, जॉब और सम ऑफ सैलरी ना, तो सबसे पहले लिखाएगा क्लर्क, टेबल का हेडर होगा जॉब, क्लर्क लिखाएगा, एंड उसके बाद सम ऑफ सैलरी। तो डिपार्टमेंट 20 की जितनी भी सैलरीज का सम होगा, जैसे कि 800, उसके बाद 2975, उसके बाद 3000, उसके बाद 1100, 3000, इनका सम लिखाएगा। तो बेसिकली हमारे पास एक लिखाएगा जॉब और फिर सम ऑफ सैलरी, यहाँ पे लिखाएगा क्लर्क, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा। नेक्स्ट, दूसरा ग्रुप कौन सा था, ग्रुप 30 डिपार्टमेंट का, इसकी जो जॉब है वो है सेल्समैन, यहाँ पर लिखाएगा सेल्समैन, उसका सम। फिर आएगा मैनेजर, उसका सम। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली डिपार्टमेंट नंबर 20 के सामने क्लर्क भी लिखा है, 20 के सामने मैनेजर भी लिखा है। इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, बट आप, आई थिंक यू गॉट द आइडिया। कल हम जब इसके आसान क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको और क्वेश्चंस इसके बताऊंगा। जॉब, सम ऑफ सैलरी, एवरेज सैलरी, मैक्स सैलरी, काउंट स्टार। अब ये काउंट स्टार के बाद क्या लिखा है, एम्प्लॉय काउंट। आप देख सकते हैं स्पेस डाल के लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एलियस फ्रॉम ईएमपी। ये क्या करेगा, पूरी टेबल के ऊपर क्या करेगा, जॉब, सम, सैलरी, ये सब कैलकुलेट करके आपको देगा ना। नेक्स्ट इज सिलेक्ट ई नेम जॉब सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब। ये आपको एरर देगा क्योंकि ई नेम, एज यू कैन सी हियर, इज नॉट अ ग्रुप एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज हैविंग विद ग्रुप बाय। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप सिलेक्ट क्वेरी के साथ वेयर क्लॉज लिखते थे तो सिलेक्ट क्वेरी के साथ वेयर क्लॉज क्या करता था, रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करता था। पर जब आपने ग्रुप्स बना दिए तो ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल रिकॉर्ड, तो
उस केस में we use having. So having is used to filter some rows which are produced by group by, और simply mean कि जब भी आपको ग्रुप्स फिल्टर करने हैं, ग्रुप्स के ऊपर कोई कंडीशन लगानी है, तब आप having clause का यूज करते हो. Where is used before the group by with where we cannot use aggregate function. It simply means जैसे आपने लिखा select department average salary from EMP group by department. ये क्या करेगा? डिपार्टमेंट के अबाउट ग्रुप्स बनाएगा एंड इन चीज़ों को प्रिंट करेगा. अब अगर जो रिजल्ट आपके पास आया उसके अंदर भी आप सिर्फ उन्हीं जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना चाहते हो, उन्हीं रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हो, उन्हीं ग्रुप्स को देखना चाहते हो जहां पर जॉब आपकी HR या सेल्स है, क्योंकि आपने किया क्या है, डिपार्टमेंट के अबाउट ग्रुप किया है. तो अगर आप चाहते हो HR और सेल्स के ही रिकॉर्ड्स या ग्रुप्स को देखना चाहते हो, देन यू यूज हैविंग क्लोज. नेक्स्ट इज, ये सब आपने किया, ग्रुपिंग कर दी अबाउट डिपार्टमेंट. अब अगर आप सिर्फ वही रिजल्ट देखना चाहते हो जहां पर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 2, तो आपके सामने सिर्फ वही ग्रुप्स आएंगे. अगेन आपने लिखा डिपार्टमेंट मैक्स सैलरी एक्सेट्रा एंड यहां पर आपने लिखा हैविंग डिपार्टमेंट इन IT HR. तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट के अबाउट आपके ग्रुप्स बने थे और जहां पर डिपार्टमेंट IT या HR में होंगे सिर्फ वही रिजल्ट आपके सामने आएंगे. सो दिस इज हाउ यू यूज हैविंग. अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन ऑन द वीडियो एंड आई विल हेल्प यू आउट इन द कमेंट सेक्शन और आई विल मेक अ न्यू वीडियो. बट इसके अंदर आप सिर्फ यही समझ के चलिए कि आप जब पूरा ग्रुप बना देते हैं उसके बाद अगर आपको फिल्टरिंग करनी है रिकॉर्ड्स की, रिकॉर्ड या फिर ग्रुप्स की, देन यू यूज हैविंग क्लोज. ओके, इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेयर के अंदर आप सिंगल रोज को फिल्टर करते हो, हैविंग के अंदर आप पूरे ग्रुप को फिल्टर करते हो. अब यहाँ पर एक टेबल दी है, आप इस टेबल को ध्यान से देखिए एंड इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको बना लीजिए. एंड नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आप इनके आंसर्स करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पोस्ट करने के बाद, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द सॉल्यूशन. ओके, सो फर्स्ट क्वेरी, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल. अगर आपको ये करना है तो आंसर इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, विच इज यहाँ पर टेबल का नाम नहीं दिया, यू कैन टेक इट एज स्टॉक या फिर टेबल नेम, जो भी आपको लग रहा है. सेलेक्ट आइटम नंबर, नेम एंड यूनिट प्राइस. तो उसका तरीका है सेलेक्ट आइटम नंबर कॉमा नेम कॉमा यूनिट प्राइस फ्रॉम टेबल का नाम. सेलेक्ट ऑल आइटम रिकॉर्ड्स वेयर यूनिट प्राइस इज मोर देन 20. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम table name where unit price greater than 20. Select item name of those items which are quantity between 10 to 200. You will write select item from table name where quantity between 100 and 200. Next query, to select all record of items which contains pen word in it. So इसके लिए आप लिखेंगे select star from table name where item like percent pen percent. Next is select unique decode of all items. You will write select distinct decode from table name. Display all record in the descending order of unit price. You will write select star from table name order by unit price. फिर आगे आप लिखेंगे DESC. Display all items which are stocked in the month of March. You will write select star from table name where stock date like percent dash 03 dash percent. Focus on these commands. जब आपको चेंज करना यूनिट प्राइस तो अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया है तो हम इसको स्किप कर देते हैं. We will solve them after some time. Now we have to download the next slide, which is TDL and constraints. In this presentation or in this slide, we are going to learn how to apply constraints or what are constraints in general. Number 1, a constraint refers to condition or a limitation we apply on any column so that correct information will be entered. And in constraints को आप या तो table creation के time या फिर after table creation लगा सकते हो. There are following constraints. Number 1, primary key, which is used to ensure that unique values are entered in any column, and it also forces you to enter
enter a value in a column, it means the values cannot be duplicate or it cannot be null as well. Unique, they allow you unique value but it also allows the null values. Primary key के अंदर you can only enter unique and not null values जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, unique values. It cannot be null, but unique के अंदर null is also allowed. अब अगर एक कंस्ट्रेंट आपने लगाया नॉट नल, इट विल मेक डेटा एंट्री मैंडेटरी. अब चाहे आप कुछ भी वैल्यू डालो, चाहे डुप्लीकेट वैल्यूज डालो, कुछ भी, बट नल विल नॉट बी अलाउड. डिफॉल्ट के अंदर इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई एनी वैल्यू विच विल बी ऑटोमेटिकली इंसर्टेड अगर कोई वैल्यू पास नहीं की जाती इन द इंसर्ट कमांड. चेक, it allows to specify range of values that can be entered in applied column like salary must be greater than 2000 etc. आप एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हो जो कि वैल्यू इंसर्ट करते टाइम चेक किया जाएगा, अदरवाइज यू विल रिसीव एन एरर. फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम डिस्कस कर चुके हैं. इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द टेबल और इवन आफ्टर क्रिएशन ऑफ द टेबल when we use alter command. बट उसके लिए मेक श्योर कि जो कॉलम आप यूज़ कर रहे हो फॉर फॉरेन की वो दूसरी टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की ऑलरेडी होना चाहिए. एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. टेबल क्रिएट आपने की, क्रिएट टेबल का नाम, EMP नंबर विच इज़ द नेम ऑफ कॉलम, द डेटा टाइप एंड यू स्पेसिफाइड द कंस्ट्रेंट प्राइमरी की. एक और कॉलम है इसके अंदर, नेम varchar 20 नॉट नल मतलब अब आप इसके अंदर नल वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते. डिपार्टमेंट varchar 20, इट मीन्स आपने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी मार्केटिंग, इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज देते हो. एंड सैलरी इज इंटीजर. जब आप इसके अंदर कुछ इंसर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू टेबल का नाम इज ABC लिमिटेड, वैल्यूज 1 फ्रेडी सेल्स 60,000. आप देखेंगे आपने 1 जो वैल्यू पास की वो चली गई EMP नंबर के पास, फ्रेडी चली गई नेम के पास, सेल्स चली गई डिपार्टमेंट के पास एंड सैलरी के पास आया 60,000. अब हम चेक करते हैं कि क्या प्राइमरी की काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. हम कैसे कर सकते हैं? बाय एंटरिंग अ डुप्लीकेट वैल्यू किसके अंदर? EMP नंबर के अंदर. सो आपने देखा इंसर्ट इनटू ABC लिमिटेड, वैल्यूज के अंदर आपने लिखा 1 क्योंकि जो आपने अभी जस्ट एंटर किया था हमने डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी. अल्बर्ट IT 50,000, you will receive an error, duplicate entry 1 for key primary. so ये काम नहीं करेगा. मतलब आप इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते. नॉट नल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम इस कॉलम को नेम को नल डाल के देख सकते हैं. हम कैसे डालेंगे? टू नल IT 50,000. आपके सामने एरर आएगा, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल. नेक्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे चेक होगा? हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू ABC लिमिटेड. हमने सिर्फ 3 कॉलम्स की वैल्यूज डाली, EMP नंबर, नेम एंड सैलरी. आप अगर ध्यान दें तो डिपार्टमेंट इसके अंदर नहीं है. एंड वैल्यूज डाली 2, ग्रेग, 80,000. तो जब वैल्यू एंटर होगी आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मार्केटिंग यहाँ पर एंटर हो चुकी है. फॉरेन की कैसे अप्लाई होती है? फॉरेन की के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? पहले एक टेबल आपके पास है, सिलेक्ट ABC लिमिटेड, आपने उसकी सारी वैल्यूज देख ली. ओके, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉरेन की हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास एक टेबल है ABC लिमिटेड. वी नीड टू क्रिएट अनदर टेबल कॉल्ड ट्रेनिंग एंड उसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, EMP नंबर, डेटा टाइप इंटीजर, ट्रेनिंग नेम, डेटा टाइप varchar, स्टार्ट डेट, डेटा टाइप डेट, एंड डेट, डेटा टाइप डेट. नाउ दिस इज द प्लेस, दिस इज द कमांड जिस वजह से आपकी ये वाली टेबल दूसरी टेबल जिसका नाम है ABC लिमिटेड से क्या करेगी? लिंक हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमने लिखना पड़ेगा कंस्ट्रेंट, ये आपका फॉरेन की का नाम, इट इज़ ऑप्शनल बट आई सजेस्ट यू राइट इट. कंस्ट्रेंट फॉरेन की का नाम माई एफ की, फॉरेन की राउंड ब्रैकेट के अंदर टेबल के कॉलम का नाम EMP नंबर. ये अब इस टेबल में क्या बन चुका है? फॉरेन की. रेफरेंसेस ABC लिमिटेड जो आपका दूसरा टेबल है सेम डेटाबेस के अंदर, टेबल का नाम EMP नंबर. तो क्या होगा? ABC लिमिटेड का कॉलम EMP नंबर अभी कनेक्ट हो चुका है ट्रेनिंग टेबल के EMP नंबर से. एंड अगर आपको याद हो ABC लिमिटेड के अंदर जो कॉलम है ये आपका प्राइमरी की था,
तो ये एबीसी लिमिटेड आपकी पेरेंट टेबल बन चुकी है और ट्रेनिंग इज द चाइल्ड टेबल या फिर फॉरेन टेबल एंड एबीसी लिमिटेड इज प्राइमरी टेबल। इस तरीके से आपने टेबल क्रिएट कर देनी है। ये देखिए आपकी एक टेबल जो पहले से क्रिएटेड थी, आपने अब उसके अंदर कोई डेटा एंटर करने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ट्रेनिंग टेबल के अंदर वैल्यू एंटर की 1 SP SP इस तरीके से, तो ये तो एंटर हो गया। पर जब आपने एंटर किया 3, मतलब जब आपने ट्रेनिंग टेबल के अंदर EMP नंबर डाला 3, तो ट्रेनिंग टेबल क्या थी आपकी, चाइल्ड टेबल। हम चाइल्ड टेबल के अंदर ऐसी एंट्री नहीं कर सकते, तो इसके अंदर एरर आया एंड आपके सामने कुछ ऐसा एरर आएगा। बेसिकली चाइल्ड टेबल जो आपकी ट्रेनिंग टेबल है उसके अंदर वही वैल्यूज डाल सकते हो जो कि प्राइमरी टेबल के अंदर प्राइमरी की के पास होगी। तो इसके अंदर आपने क्या देखा कि ट्रेनिंग टेबल जो कि आपकी चाइल्ड टेबल थी उसके अंदर आप वो वैल्यू डाल पाए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बट ऐसी वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती यू विल रिसीव एन एरर। और एरर के अंदर आपका फॉरेन की का नाम यहाँ पर दिखेगा myf की। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन की के कुछ ऑप्शंस। तो जब आपने फॉरेन की अप्लाई कर दी तब आप कोई ऐसा वी कैन नॉट डिलीट एनी रिकॉर्ड और अपडेट प्राइमरी की वैल्यू इन मास्टर टेबल बिकॉज इट इज रिलेटेड, ये हमने कर लिया था। बट हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं अगर आपको ये चीज़ करनी ही है। नंबर 1 इज डिलीट कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या हुआ, इफ एनी रिकॉर्ड फ्रॉम मास्टर टेबल इज डिलीटेड, इट्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन द फॉरेन की विल ऑलवेज बी ऑल्सो बी डिलीटेड। मतलब अगर आपने मास्टर टेबल में कोई ऐसा रिकॉर्ड डिलीट किया जो कि फॉरेन टेबल के अंदर है तो फिर फॉरेन टेबल में से भी सारी एंट्रीज डिलीट हो जाएं। नंबर 2 अपडेट कैस्केड। मतलब अगर आपने प्राइमरी की को अपडेट किया तो उसके बाद फॉरेन की सभी वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट इज कॉलम लेवल वर्सेस टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। कॉलम लेवल मतलब जब आप टेबल क्रिएट करते हो एंड कॉलम का नाम लिखने के बाद ही कंस्ट्रेंट देते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। बट टेबल लेवल का मतलब क्या हुआ, जब आपने कंस्ट्रेंट पूरा टेबल क्रिएट करने के बाद क्रिएट टेबल कमांड के अंदर देते हैं तब उसको बोला जाता है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। इसके अंदर आप देखिए क्रिएट टेबल विजिटर, पूरी टेबल क्रिएट हुई, लास्ट में आपने कंस्ट्रेंट दिया, दिस इज टेबल लेवल। यहाँ पर आपने कॉलम के नाम के जस्ट बाद दिया कॉलम लेवल। ये है आपका, किसी भी कंस्ट्रेंट को आप नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखा था कंस्ट्रेंट myf की लिखा था, सो दिस इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट। इसका यूज़ क्या होता है, जब भी आपके पास एरर आएगा तो आपको पता रहेगा किस कंस्ट्रेंट की वजह से एरर आया। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब कि टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, उसके डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, नल वैल्यूज कौन कौन अलाउ करता है, कीज किसके ऊपर हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है। इसके लिए हमारे पास कमांड है डिस्क्राइब या DESC। आप लिखेंगे DESC टेबल का नाम, आपके पास पूरी टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट इज DDL कमांड, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड का यूज करके यू कैन ऐड न्यू कमांड इन अ टेबल। ये कौन सी टाइप की कमांड थी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो नंबर 1 इज यू कैन ऐड न्यू कॉलम or you can drop existing column. You can modify the column definition. You can also change the name of the column, or even you can add or drop the constraints after table creation. आगे चलते हैं। देखिए अगर आपको एक न्यू कॉलम ऐड करना है तो देखिए ये आपके टेबल था ABC लिमिटेड, इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। अभी आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड के बाद कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। ये करेंगे तो आपकी टेबल के अंदर एक एडिशनल कॉलम आ जाएगा जिसका नाम होगा डेजिग्नेशन। ये देखिए दोबारा से आपने डिस्क्राइब टेबल लिखा, एक डेजिग्नेशन नाम का कॉलम आ चुका है एंड उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल थी। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप टेबल को प्रिंट कराएंगे तो उसके अंदर सारी वैल्यूज नल दिखाएगा। आफ्टर कॉलम इज एडेड, इफ़ यू सेलेक्ट रिकॉर्ड इट विल डिस्प्ले नल। मतलब जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो उस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज आएंगी, तो आप उसको अपडेट कमांड का यूज करके चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड, जो कि अभी तक हमने प्रेजेंटेशन में नहीं पढ़ा, तो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो। आगे चलते हैं। ड्रॉपिंग कॉलम,
आपके पास ये कॉलम्स हैं, अगर आप किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हो, टेबल से रिमूव करना चाहते हो, यू हैव ड्रॉप ऑल्टर टेबल के अंदर ड्रॉप कॉलम कमांड। ये देखिए आपको क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप, जहां पर पहले आपने ऐड लिखा था, कॉलम का नाम लिखा था, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम का नेम। तो उसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे वो टेबल के अंदर से कॉलम हट चुका है। मॉडिफाई कैसे करना है, उसके लिए आपके पास तीसरा कीवर्ड है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर जहां पर आपने ऐड और ड्रॉप लिखा था वहीं पर आपने लिख दिया मॉडिफाई, फिर जिस कॉलम को मॉडिफाई करना है और फिर क्या मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पर आपने देखा कि उसका varchar 30 डेटा टाइप था, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया varchar 40। इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस को चेंज कर सकते हो। अब देखेंगे तो varchar 40 हो चुका है। चेंजिंग कॉलम नेम, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, चेंज नेम, सिर्फ चेंज। आप क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, यू विल राइट चेंज, चेंज इज दैट कीवर्ड दैट यू आर गोइंग टू यूज। नेम क्या है, जिस कॉलम का नाम आपको चेंज करना है, क्या नाम चेंज करना है, उसके बाद आप लिखेंगे, और फिर डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो आपका ये नेम से क्या चेंज हो गया, ई नेम, देखेंगे ई नेम बन चुका है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। एडिंग कंस्ट्रेंट, अगेन आप चाहो तो एक कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो यूजिंग ऐड कीवर्ड, यू विल राइट ऐड। क्या कंस्ट्रेंट ऐड करना है, वी हैव टू ऐड प्राइमरी की राउंड ब्रैकेट ईएमपी नंबर। तो ये क्या करेगा, आपका ईएमपी नंबर जो कि प्राइमरी की नहीं था, अब देखेंगे प्राइमरी की बन चुका है। नेक्स्ट, ड्रॉपिंग कंस्ट्रेंट, यू कैन जस्ट राइट ड्रॉप प्राइमरी की, वो पूरा ड्रॉप हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर हट चुका है। फिर कैस्केडिंग, नॉट इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। ड्रॉपिंग टेबल, नाउ ड्रॉप टेबल क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रिमूव द टेबल फ्रॉम योर डेटाबेस। मतलब एक बार आपने टेबल को ड्रॉप कर दिया तो फिर आपको टेबल डेटाबेस में नहीं मिलेगी, यू विल हैव टू क्रिएट इट अगेन। तो अब एक दो क्वेरी जो हमारी छूट गई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेरी है अपडेट, जो हमारा रह गया था, और एक है डिलीट। तो अपडेट क्या करता है, इट अपडेट्स द वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स आप देखकर लिख लीजिए। इसका सिंटेक्स होगा, आप लिखेंगे अपडेट, टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम, इक्वल टू वैल्यू। इतना लिखेंगे तो ये पूरे कॉलम की वैल्यू चेंज कर देगा। अगेन आई एम गिविंग एग्जांपल, अपडेट फॉर एग्जांपल ईएमपी सेट ईमेल इक्वल टू, अज्यूमिंग के ईमेल नाम का कॉलम उसके अंदर है जिसकी सभी वैल्यूज दी हुई हैं। अगर मैं लिखता हूं abc@gmail, तो ये क्या करेगा, उस पूरे कॉलम की वैल्यू चेंज कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि पूरे कॉलम की वैल्यू चेंज ना हो, तो मैं इसको एडिशनल वेयर क्लोज दे सकता हूं। आई कैन ऑल्सो राइट अपडेट emp सेट ईमेल इक्वल टू, जो भी वैल्यू आपको देनी है, वेयर emp नंबर इक्वल टू लेट्स से 5। तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसी एम्प्लॉय के ईमेल को चेंज करेगा, अपडेट करेगा जिसका एम्प्लॉय नंबर 5 है। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का या पर्टिकुलर टेबल का क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। ये क्या करेगा, पूरे कॉलम की वैल्यूज चेंज कर देगा। ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज करेगा उस कॉलम के अंदर जहां पर ईएमपी नंबर 5 होगा। आप कोई दूसरी कंडीशन भी लिख सकते थे, नो इश्यूज। नेक्स्ट इज डिलीट। इसका सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और उसके बाद वेयर क्लोज, जो भी आपका क्लोज वेयर कंडीशन में आप लिखना चाहते हो। ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू डिलीट द डेटा। ओके, इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज करने का तरीका है, आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम लेट्स से एम्प्लॉय
टेबल थी आपकी EMP। अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरी टेबल के डेटा को डिलीट कर देगा। सो इट इज गोइंग टू डिलीट द डेटा फ्रॉम ऑल टेबल। इट मीन्स पूरी टेबल आपकी खाली हो जाएगी। तो जब भी इस क्वेरी को यूज करें, यूज इट मोर कॉशियसली, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये क्वेरी लिखी तो पूरी टेबल से डेटा डिलीट हो जाएगा आपका। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। हम इसको एक वेयर कंडीशन देंगे, वेयर लेट्स से EMP नंबर इज इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसी एम्प्लॉय के डेटा को डिलीट करेगा जहां पर EMP नंबर 10 है। तो इसके बाद आपका वो एम्प्लॉय आपको अपनी टेबल में नहीं मिलेगा। सो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, फिर कंडीशन नहीं देंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, टेबल से डेटा डिलीट हो जाएगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल में क्या होता है, आपकी टेबल डेटा बेस से गायब हो जाती है, पर डिलीट कमांड क्या करेगी, वो टेबल आपकी डेटा बेस में रहेगी पर डेटा गायब हो जाएगा। अब आप इसके अंदर देख पा रहे हैं इफ एग्जिस्ट, एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, ये एक एडिशनल कीवर्ड है जो कंप्यूटर को या फिर सीक्वल को क्या बताता है कि टेबल को ड्रॉप सिर्फ तभी करें अगर वो एग्जिस्ट करती होगी। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपके सामने एरर आ जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ आप ड्रॉप नहीं कर सकते जो चीज़ हो ही ना आपके पास। सिमिलरली जब आप टेबल क्रिएट करते हो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे क्रिएट टेबल इफ एग्जिस्ट, वहां पर आपके काम आ जाएगा। ओके, move on to next presentation. Now next is joining in SQL. So in the next video we will be covering joining in SQL and interfacing. And अगर आपको इस वीडियो से कोई डाउट आपको है, कोई अगर करेक्शन है तो प्लीज कमेंट डाउन ऑन द वीडियो so that I can correct it in the next video. And tomorrow what we will be doing is we will be completing how to join in SQL, how to interface Python with SQL, and apart from that we will also cover some questions. Okay, thank you for watching this video. Please do share with your friends and teachers. Also this video is very useful if you are preparing for KV PGT Computer Science exam. So in this series I will be posting the notes or the crash course kind of videos so that you can also go through or cover the syllabus for KV PGT exam as well, PGT CS exam. Okay, thank you for watching this video. See you tomorrow.